डिस्कशन करूंगा एनपीसीएल काकड़ापड़ा फीटर क्वेश्चन पेपर 2019 एग्जामिनेशन डेट आप देख सकते हैं 11 नवंबर 2019। एग्जामिनेशन टाइम भी आप देख सकते हैं दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक है। तो एनपीसीएल का ऑफिशियल पेपर है, आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, सीबीटी हुआ था, इसके लिए आप लोग का पेपर भी अवेलेबल हो गया था। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है जो मैं आज टोटल डिस्कशन करूंगा और एक एक क्वेश्चन के लिए आप लोग का 3 मार्क्स रहता है और एक गलत आंसर के लिए आप लोग का 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट एनपीसीएल, एनएफसी, बार्क, आईजीकर, वीईसीसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस सभी स्टूडेंट के लिए इस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये ऑफिशियल पेपर है और इसका 100% डिस्कशन मैं आप लोग का साथ करूंगा और रेगुलर आप सभी के लिए क्लास भी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, क्योंकि दुर्गापुर स्टील प्लांट का फीटर ट्रेड में बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन आया था और इसमें से 90% से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कॉमन आया था। तो सभी स्टूडेंट का तरफ से अच्छा कमेंट देख के भी हमको अच्छा लगा, क्योंकि जो भी चैप्टर वाइज क्लासेस मैंने प्रोवाइड किया था, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो भी सोल्यूशन मैंने दिया था उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आया था। इसीलिए आप सभी के लिए रेगुलर क्लासेस मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ईच एंड एवरी क्लास आप लोग देखना, क्योंकि मैं कोई भी पेड कोर्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ कि आप लोगों के लिए इतना मतलब एक एग्जाम के लिए इतना ही पढ़ना पड़ेगा और बाकी क्लास हम देखना नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी क्लासेस मैं प्रोवाइड करूँगा आप सभी के लिए हार्ड टेक्निकल जॉब के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो सभी वीडियो आप लोग को देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आज का डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। तो डिस्कशन करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल में नए हो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा चैनल से। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंग्लिश में सबसे पहले आप देख सकते हो, उसका बाद आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, बोथ लैंग्वेज में आप लोग को देखने को मिलेगा। वर्नियर डिविजन्स ऑफ ए वर्नियर माइक्रोमीटर आर ग्रेजुएटेड ऑन द। वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर डिवीजन को कहाँ पर ग्रेजुएटेड किया जाता है? तो वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है और माइक्रोमीटर, इन दोनों में से डिफरेंट क्या होता है? एक्चुअली माइक्रोमीटर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? माइक्रोमीटर बहुत ही प्रिसीजन होता है और ये आउटसाइड माइक्रोमीटर भी होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर भी होता है और डेप्थ माइक्रोमीटर भी होता है। डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड डायमेंशन को मेजर करने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर और आउटसाइड डायमेंशन को मेजर करने के लिए हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज करते हैं। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, मीट्रिक में भी होता है, ओके, और इंच में भी होता है, ये भी आप लोग याद रखना। और ऐसे ही जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का अगर आप लोग नॉर्मली मेट्रिक का मैं बात करते हैं, मेट्रिक सिस्टम में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन जब भी वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का बात करेंगे, वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या हो जाएगा 0.001 और एक जीरो ऐड हो जाएगा। तो जीरो और एक ऐड हो गया, इसका मतलब क्या है, और भी ज़्यादा प्रिसिशन हो गया, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट देखो मतलब और भी कम हो गया, क्योंकि ये पहले 0.01 था और ये तो 0.001 हो गया। तो वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट और भी कम हो जाता नॉर्मल आउटसाइड माइक्रोमीटर से। मैं नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर बीवेल प्रोटेक्टर का बात करता हूँ तो बीवेल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या होता है 1 डिग्री होता है। अगर वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का बोलता तब क्या हो जाता, तब हो जाता 5 मिनट। तो कौन ज़्यादा प्रिसीशन है, 1 डिग्री मतलब क्या 60 मिनट, और वर्नियर जब भी बोला मतलब और भी प्रिसीशन होगा और भी अच्छा रीडिंग देगा। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट होगा, मतलब इसका जो बीवेल प्रोटेक्टर है उसका 1/12 हो रहा है। तो वर्नियर ऑलवेज जब भी देगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट में मतलब वो ज़्यादा प्रिसीशन होने वाला है। तो मैं आप लोग को कौन सा सिस्टम में बता दिया, मेट्रिक सिस्टम में। इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए इंच सिस्टम में क्या होता है। एक्चुअली इंच सिस्टम में आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.001 इंच होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर इंच सिस्टम में आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंच, और वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का बोलते तब क्या हो जाता है 0.0001 इंच हो जाता। समझ में आ गया? तो टोटल पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, मेट्रिक में क्या होता है और इंच में क्या होता है। अगर आप लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग रिवर्स करके देख के लिख लेना, ठीक है। तो इधर क्वेश्चन में क्या बोला था आप देख सकते, बोला है जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है मतलब और भी प्रिसीजन है, ये मेट्रिक में है या इंच में ऐसा कुछ बताया नहीं,
तो कोई भी बात नहीं। ऐसे जो माइक्रोमीटर होता है ये होता है बैरल, जिसको आप लोग स्लीव भी कह सकते हैं। बैरल का दूसरा नाम होता है स्लीव। इसमें ग्रेजुएशन रहता है। ओके, इसका बाद क्या होता है, इसका बाद इस टाइप का होता है और ये इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये होता है बैरल और ये होता है क्या, थिम्बल। थिम्बल में भी ग्रेजुएशन रहता है। और ये कौन सा माइक्रोमीटर का ड्राइंग है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का ड्राइंग है। तो वर्नियर जब भी माइक्रोमीटर का बोलेगा तब क्या हो जाएगा, वर्नियर जब भी बोलेगा तो इधर और भी वर्नियर स्केल रहेगा। ठीक है, मतलब इधर भी और वर्नियर स्केल रहेगा। तो वर्नियर स्केल कहाँ पे रहता है, बैरल का ऊपर, या आप बोल सकते हैं ये जो स्लीव है स्लीव का ऊपर रहता है, क्योंकि स्लीव ये वाला पोर्शन है, इधर तक टोटली स्लीव होता है। ठीक है, इसको आप लोग बैरल बोलते हैं। तो इसका ऊपर ही क्या रहता है, वर्नियर ग्रेजुएशन भी रहता है। तो जब भी नॉर्मल माइक्रोमीटर का बात करेगा तब तो ऐसे कोई भी वर्नियर स्केल भी नहीं आएगा, जस्ट थिम्बल में ग्रेजुएशन होगा और बैरल में ग्रेजुएशन होगा। ओके, और जब भी वर्नियर माइक्रोमीटर का बात करेगा तब इधर एक्स्ट्रा वर्नियर ग्रेजुएशन भी होगा। वो कहाँ पे होगा, बैरल या स्लीव। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोमीटर से थोड़ा सा आप लोग जान लेना, इसका जो फ्रेम होता है, फ्रेम बनता है ड्रॉप फोर्ज स्टील, क्योंकि माइक्रोमीटर का ऐसे जो फ्रेम होता है वो बनता है ड्रॉप फोर्ज स्टील या मेलेबल कास्ट आयरन से बनता है। अदर पार्ट जो होता है माइक्रोमीटर का वो सब कुछ अटैच होता है फ्रेम का साथ। ओके, और आप लोग तो जानते हैं स्पिंडल लॉक नट क्या करते हैं, माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है स्पिंडल को लॉक करता है डिजायर्ड पोजीशन में। जब भी हम लोग को माप लेते हैं उधर अगर हम लोग को लॉक करना पड़ता तो लॉक कर देते हैं। माइक्रोमीटर का एनव्हील बनता है टंगस्टन कार्बाइड से, या आप बोल सकते हैं एलो स्टील से। कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है, कभी कभी बोलता है रैचेट स्टॉप किसके लिए यूज़ करते हैं, तो एक यूनिफॉर्म प्रेशर देते हैं दो मेजरिंग सरफेस के बीच में। तो एक तो एनव्हील रहता है और एक स्पिंडल का सरफेस होता है। तो इन दोनों का बीच में जब भी हम लोग जॉब को होल्ड करते हैं तो एक यूनिफॉर्म प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रैचेट स्टॉप का। ओके, तो समझ में आ गया है। ऐसे अगर नॉर्मली माइक्रोमीटर का बात करता तो आप लोग का ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली अगर बोलता मिलीमीटर स्केल कहाँ पे होता है, मिलीमीटर स्केल तब हो जाता बैरल में हो जाता या स्लीव में हो जाता। ठीक है, तो इधर जस्ट बोला है वर्नियर डिवीजन बोला, तो वर्नियर डिवीजन भी बैरल और स्लीव पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्पेशल फाइल से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स हैज ए रेक्टेंगुलर शेप विथ टीथ ओनली एट द बॉटम फेस ओनली। निम्नलिखित फाइल में से कौन सी फाइल का एक आयताकार है जिसमें दांत सिर्फ बॉटम फेस पर होता है। तो कौन सा एक फाइल होता है जिसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है और उसका सिर्फ नीचे वाला फेस में टीथ रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिंकर फाइल। टिंकर फाइल देखने में क्या होता है, तो देखो एक्चुअली जब भी मैं क्वेश्चन डिस्कशन करता हूँ तो पहले जो क्वेश्चन था उसमें टोटली माइक्रोमीटर के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। जैसे माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है नाट और बोल्ट भी आप लोग बोल सकते हैं, कभी कभी क्या होता है नाट और स्क्रू भी दे देता है। तो मैं टोटल चीज़ क्लियर करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक क्लास में जितना ज़्यादा हो सके पॉइंट आप लोग को बता देता हूँ, उसी से आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाता है। इधर तो जस्ट 50 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, लेकिन जब हम एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं तो और भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मौका मिल जाता है, और जो भी आप लोग जानते हैं उसका रिविजन भी हो जाता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे नॉर्मली आउटसाइड माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर का मीट्रिक में आप लोग लिस्ट काउंट जानते थे, लेकिन इंच में आप लोग का प्रॉब्लम होता था, तो इंच में भी मैं बता दिया हूँ। तो क्लास को आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो क्वेश्चन आ रहा है तो इसको हम स्किप करके जाएंगे। आप लोग जितना ज़्यादा देखो, टेक्निकल एक ऐसा चीज़ होता है जिसको आप लोग को डेली रिवाइज देना पड़ता है। जितना आप लोग रिवाइज देंगे उतना ही अच्छा है। नहीं तो टेक्निकल का ऐसा कुछ पार्ट है जो आप लोग जितना भी पढ़ेंगे उतना आप लोग भूलते जाएंगे, तो उसका अगर ज़्यादा रिवाइज नहीं देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पूरा डिस्कशन आप लोग देखिए, आप लोग को पसंद आएगा। ठीक है, तो टिंकर फाइल का मैं ड्राइंग आप लोग को दिखाता हूँ। देखो टिंकर फाइल एक इस टाइप का फाइल होता है जिसका इस टाइप का शेप होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका ऊपर एक हैंडल लगा हुआ रहता है। तो ये सरफेस से सोचो तो सरफेस के ऊपर हैंडल को हम लोग पकड़ के, और इसका नीचे से टीथ रहता है ये फाइल का। इस फाइल को टिंकर फाइल बोलते हैं। तो हैंडल को पकड़ के हम लोग आगे पीछे करते हैं तो मेटल कटते रहता है, मेटल रिमूव करते रहता है। ठीक है, तो आप लोग को जानना चाहिए टिंकर फाइल हैज़ ए रेक्टेंगुलर शेप विथ टीथ ओनली एट द बॉटम फेस। इसका शेप नीचे वाला पोर्शन में इसका टीथ रहता है। ओके, ए हैंडल इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप। ये फाइल के ऊपर में एक हैंडल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं टू
ऑपरेट द फाइल को चलाना करने के लिए। दिस फाइल इज़ यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑटोमोबाइल बॉडीज आफ्टर टिंकरिंग। इस फाइल का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? जब भी ऑटोमोबाइल, कोई भी बाइक या कोई भी जैसे हम लोग कार होता है उसका बॉडी में अगर हम लोग कोई भी मरम्मत करते हैं, रिपेयर करते हैं, उसका बाद उस बॉडी को अगर फाइल का ज़रूरत करना पड़ता, स्मूथ करना पड़ता, तब हम लोग ऑटोमोबाइल जो भी बॉडी है उसको मरम्मत करने का बाद हम लोग टिंकर फाइल कर यूज़ करके हम लोग फिनिशिंग कर सकते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स को। ठीक है, तो अगर आप लोग का क्वेश्चन आएगा ऑटोमोबाइल बॉडी को फिनिशिंग करने के लिए हम लोग कौन सा फाइल का इस्तेमाल करते हैं? टिंकर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो और भी चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, जैसे मील्स ऑफ फाइल होता है। मील्स ऑफ फाइल क्या होता है? ये फ्लैट होता है और इसका जो एज होता है, एज स्क्वायर भी होता है, राउंड भी एज होता है। ठीक है, और आप लोग को जानना चाहिए मील्स ऑफ फाइल हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो लकड़ी कटने वाला वुड वर्किंग जो हैक्सो होता है उसका जो टीथ है, टीथ को शार्प करने के लिए हम लोग मील्स ऑफ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। और इसका सिर्फ सिंगल कट टीथ ही होता है, सिंगल कट टीथ होता है इसका। ठीक है, इसका बाद आप लोग का क्या बोला है? रिफलर फाइल बोला है। तो रिफलर फाइल जनरली आप लोग का क्वेश्चन में बहुत बार आता है। डाई सिंकिंग, एनग्रेविंग, सिल्वर स्मिथ वर्क के लिए हम लोग कौन सा फाइल का इस्तेमाल करते हैं? रिफलर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। और इसका डिफरेंट शेप और साइजेस होता है। जिस साइज का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है उसी साइज के हिसाब से हम लोग को बनाना पड़ता है। ओके, और एक दिया है आप लोग का बैरेट फाइल। तो बैरेट फाइल आप लोग ट्रायंगुलर फाइल के जैसे बोल सकते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन इस टाइप का होता है। ओके, ये जो चौड़ा फेस होता है, ये चौड़ा फेस में सिर्फ टीथ रहता है। ओके, इसका क्रॉस सेक्शन एक्चुअली होता है इस टाइप का क्रॉस सेक्शन होता है। ये जो सबसे चौड़ा फेस होता है बैरेट फाइल में, सबसे वाइड फेस या चौड़ा फेस में जो होता है इसमें सिर्फ टीथ रहता है। ठीक है, तो बैरेट फाइल में आप लोग क्या बोल सकते हैं? फ्लैट ट्रायंगुलर फेस विथ टीथ ऑन द वाइड फेस ओनली। ट्रायंगुलर इसका शेप होता है और जो सबसे चौड़ा फेस होता है उसमें टीथ रहता है। और जब भी कोई भी कॉर्नर में शार्प करने का पड़ता है, शार्प कॉर्नर में फाइलिंग करना पड़ता है। कोई भी सोचो एक इतना शार्प कॉर्नर, उसमें अगर हम लोग को फाइलिंग करना पड़ता है जहाँ पे नाइफ फाइल या ट्रायंगुलर फाइल काम नहीं कर सकते, उधर हम लोग बैरेट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? कभी कभी क्वेश्चन आता है क्रॉसिंग फाइल। तो क्रॉसिंग फाइल एक हाफ राउंड फाइल का जैसा होता है, और जहाँ पे हाफ राउंड फाइल हम लोग यूज़ नहीं करते उधर हम लोग क्रॉसिंग फाइल का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉसिंग फाइल को दूसरा नाम होता है फिश बैक फाइल, FISH फिश बैक फाइल, या आप लोग बोल सकते हैं रेड टेल फाइल। ठीक है, तो इसका बारे में टोटली क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछे जा रहा है? बोला है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज द ग्रेजुएशन मार्क्ड ऑन द आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो बोला है कौन सा पार्ट में हम लोग ग्रेजुएशन मार्क करते हैं। तो आप लोग जानते हैं जो भी आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, तो ये तो होता है बैरल या स्लिप, मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ। इसका बाद आप लोग का क्या होता है? इसका बाद आप लोग का होता है थिम्बल। तो एक्चुअली ग्रेजुएशन कहाँ पे होता है? इसमें ग्रेजुएशन होता है ना, जिसका एक एक जो लाइन होता है उसका वैल्यू होता है 0.01 मिलीमीटर होता है। ओके, अगर मिलीमीटर स्केल बोलता माइक्रोमीटर का मिलीमीटर स्केल कहाँ पे रहता, तब हो जाता बैरल या स्लिप में हो जाता। जब ग्रेजुएशन बोलेगा तो ग्रेजुएशन क्या हो जाएगा? ग्रेजुएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा थिम्बल। ठीक है, तो इधर थिम्बल सिर्फ ऑप्शन में है, तो बैरल भी नहीं है। आप देख सकते हैं अगर थिम्बल का जगह अगर ऑप्शन में बैरल रहता या स्लिप रहता तो बैरल या स्लिप भी हो जाता, क्योंकि बैरल और स्लिप में भी ग्रेजुएशन रहता है जो मिलीमीटर में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग को थोड़ा थोड़ा चीज़ जानना चाहिए इधर से। एनविल किस मटेरियल से बनता है? फ्रेम तो बता दिया हूँ। एनविल एलो स्टील या टंगस्टन कार्बाइड फ्रेम होता है। ड्रॉप फोर्ज स्टील या बोल सकते हैं मैलेबल कास्ट आयरन। ओके, और रैचेट स्टॉप थिम्बल के बारे में मैं बात कर दिया हूँ, जिसका थिम्बल का एक एक डिवीजन का वैल्यू होता है 0.01 मिलीमीटर। और कभी कभी क्वेश्चन आता है माइक्रोमीटर का पिच कितना होता है? 0.5 मिलीमीटर। ओके, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पिच बटा नंबर ऑफ टीथ। ओके, पिच बटा नंबर ऑफ टीथ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछे जा रहा है नंबर 4। द टूल यूज्ड फॉर कटिंग थिन शीट मेटल इज। धातु की पतली चादर को काटने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो थिन शीट का अगर थिकनेस 1.2 mm तक है तो उसको काटते हैं हम लोग स्निप्स का मदद से। ठीक है, जिसको आप लोग हैंड शेयर भी कह सकते हैं। ओके, एक्चुअली स्निप्स जो होता है
एक हैंड शेयर इसको कहते हैं, और कैंची का जिस जैसा ये देखने में होता है, जैसे हम लोग सीजर यूज़ करते हैं ना, कैंची यूज़ करते हैं, तो उस टाइप का होता है। और ये क्या करता है, थीन और सॉफ्ट मेटल शीट को काटता है। थीन मतलब क्या है, 1.2 mm थिकनेस तक वो शीट मेटल को काट सकता है। ठीक है, तो आप लोग का जानना चाहिए स्निप्स भी कितना टाइप का होता है और स्निप्स का स्पेसिफिकेशन कैसे हम लोग करते हैं, और शेयर क्या होता है इसका बारे में भी मैं डिस्कशन कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। स्निप्स होता है 2 टाइप का, ठीक है, एक होता है स्ट्रेट स्निप और दूसरा होता है बेंड स्निप। स्ट्रेट स्निप हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी कोई भी स्ट्रेट काट का ज़रूरत पड़ता है या लार्ज एक्सटर्नल कार्ड का ज़रूरत पड़ता है, तब हम लोग स्ट्रेट स्निप का यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, which equipment is used for making straight cut and large external curves। तो स्ट्रेट कट और लार्ज एक्सटर्नल कर्व कटने के लिए हम लोग कौन सा स्निप का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट स्निप का इस्तेमाल करते हैं। अगर बेंड स्निप बोलता तो बेंड स्निप मतलब क्या है, इसका जो ब्लेड होता है, स्ट्रेट स्निप में क्या होता है, ब्लेड भी स्ट्रेट होता है, लेकिन बेंड स्निप में क्या होता है, इसका जो ब्लेड होता है, ब्लेड भी कार्व होता है। ओके, कार्व होता है, इसीलिए क्या करता है, ये सर्कुलर काट काटता है। कोई भी सर्कुलर अगर हम लोग को काट काटना पड़ता तो वो काटता है, और कोई भी सिलिंड्रिकल या कॉनिकल जॉब अगर हम लोग को बनाना पड़ता शीट मेटल से, तो उसको ट्रिमिंग करने के लिए, उसको छटाई करने के लिए, उसको बनाने के लिए हम लोग बना सकते हैं बेंड स्निप का मदद से। कोई भी शीट मेटल है, सोचो इधर से अगर सिलिंड्रिकल या कोई भी कॉनिकल हम लोग को वर्कपीस बनाना है, तो वो हम लोग बेंड स्निप का मदद से काट सकते हैं, क्योंकि इसका जो ब्लेड होता है वो कार्व ब्लेड होता है। तो स्निप को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, स्निप्स आर स्पेसिफाइड बाय द ओवरऑल लेंथ। इसका जो टोटल ओवरऑल लेंथ होता है, टोटल जो लेंथ होता है उसका हिसाब से हम लोग उसको स्पेसिफाई करते हैं। और शेप ऑफ द ब्लेड, ब्लेड का शेप क्या है, स्ट्रेट है या कार्व है। ठीक है, तो जनरली आप लोग बोल सकते हैं ओवरऑल लेंथ मतलब कितना होता है। एक्चुअली ये जो सीजर टाइप का जो होता है ना, इस टाइप का होता है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको पाइवट बोलते हैं, सॉरी ए होता है इसका पॉइंट होता है, और इधर जो जॉइंट रहता है इसको पाइवट बोलते हैं। ओके, और ये जो होता है हैंडल होता है, तो हैंडल से पॉइंट तक जो जितना डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ, या इसको ओवरऑल लेंथ कहते हैं। तो जनरली हम लोग एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं, 120 मिलीमीटर कार्व स्निप हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम आप लोग को बता दिया हूँ स्निप को स्पेसिफाई करने के लिए या स्निप का स्पेसिफिकेशन होता है ओवरऑल लेंथ, तो 120 मिलीमीटर। और कौन सा शेप ऑफ द ब्लेड, तो सोचो स्ट्रेट स्निप या बेंड स्निप। ठीक है, तो हम लोग बेंड स्निप दे देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे हम लोग स्पेसिफिकेशन करते हैं। दुकान में अगर हम लोग जाएंगे, कोई भी शॉप में जाकर हम लोग को बोलना पड़ेगा 120 मिलीमीटर बेंड स्निप हम लोग को दे दीजिए, तो ये होता है इसका स्पेसिफिकेशन। अगर जो शीट मेटल इसका थिकनेस अगर 1.2 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, तब उस शीट मेटल को काटने के लिए हम लोग को शेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्निप तो एक टाइप का हैंड शेयर होता है, लेकिन इस जो शेयर का अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो मेटल जो प्लेट होता है या जो भी शीट मेटल होता है जिसका थिकनेस 1.2 mm से ज़्यादा होता है, उसको काटने के लिए हम लोग लीवर शेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लीवर शेयर क्या करते हैं, यूज टू काट थिकर शीट विच कैन नॉट वी काट विथ हैंड शेयर। जो हैंड शेयर से हम लोग काट नहीं सकते, उसी थिकर मटेरियल को हम लोग लीवर शेयर का मदद से काट सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक मशीन जैसे रहता है। ओके, इसमें एक अपर पार्ट रहता है, ओके, अपर, और एक लोअर पार्ट रहता है। लोअर पार्ट में एक लोअर ब्लेड फिक्स होता है, लोअर ब्लेड फिक्स होता है, और अपर ब्लेड क्या करता है, मूव होता है। और इसका बीच में एक क्लैंपिंग जगह रहता है, जहाँ पे हम लोग शीट मेटल को क्लैंपिंग करते हैं। इधर हम लोग क्लैंपिंग कर दे। और अपर ब्लेड क्या होता है, थोड़ा सा इस टाइप का होता है, कार्व टाइप का होता है। तो एक कार्व टाइप का क्यों होता है, एक्चुअली एक कार्व टाइप का होता है, जब भी मेटल को काटेगा, सोचो ऐसे शीट मेटल इसको काटना है, तो अगर ऐसे कार्व टाइप का होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, अब मतलब डायरेक्टली अगर हम लोग इसको ऐसे ही ब्लेड को रख देते स्ट्रेट होता, तो डायरेक्टली वो मेटल को काट नहीं सकते, तो उसमें मेटल बेंड भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी एक कार्व टाइप ब्लेड होगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और जितना ये अपर ब्लेड नीचे आते रहेगा वो उतना अंदर तक चला जाएगा। तो धीरे धीरे इधर से कटना होगा तो इधर तक धीरे से कट जाएगा, मतलब इजीली कट जाएगा। इसलिए जो अपर ब्लेड जो होता है उसको थोड़ा सा हम लोग कर्व भी बनाते हैं। तो ये होता है लीवर शेयर। ओके, समझ में आ गया। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं आप लोग को समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले मैं टोटल चीज़ को इरेज कर देता हूं, तो ये आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग अच्छा से समझ में आ जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन बोला था, प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन एज ऑन ए सर्कुलर पीस ऑफ मेटल इज नोन एज।
धातु के गोले का टुकड़े में एक धार को मोड़ने की प्रक्रिया को कैसे जाना जाता है? तो कोई भी एक सर्कुलर पीस है, तो सर्कुलर पीस का अगर एक एज है, एज को अगर हम लोग को मोड़ना पड़ता है तो मोड़ने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग बारिंग। ठीक है, इसको हम लोग बारिंग बोलते थे, क्योंकि सोचो जो सर्कुलर पीस ऑफ मेटल है, जो धातु के गोलाकार टुकड़े हैं, उसमें अगर बार्स रहता है तो बार्स को अगर हम लोग डायरेक्टली हटा देते फाइलिंग करते तो उसको डी बारिंग बोलते हैं, लेकिन उसको ही अगर हम लोग थोड़ा सा टर्निंग कर देते, उसका एज को थोड़ा सा टर्निंग कर देते, मोड़ देते थोड़ा सा, तो उसको बारिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैप ड्रिल साइज फॉर M12 इंटू 1.25 थ्रेड इज। तो बोला है M12 मतलब क्या होता है, मेट्रिक होता है। M मतलब होता है मेट्रिक सिस्टम में, और 12 मतलब होता है मेजर डायमीटर, और 1.25 मतलब होता है पिच ऑफ द थ्रेड। तो इसका टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मतलब टैप का जो साइज होगा और टैप करने का बाद आप लोग का जो होल बनेगा वो तो 12 mm होगा, लेकिन ये होल में थ्रेड काटने से पहले होल का साइज क्या करना पड़ेगा, होल का साइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। वही ड्रिल का साइज हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो डेप्थ इजिकल टू क्या होता है 0.6134 इंटू पिच, पिच इधर क्या हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। तो टोटल अगर आप लोग करेंगे तो इसका राइट आंसर एक्चुअली आ जाएगा 10.8। तो ये फॉर्मूला से आप लोग का ए आंसर नहीं आएगा। एक्चुअली आप लोग का जो फॉर्मूला होगा मेजर डायमीटर माइनस पिच आप लोग कर देते हैं, तो ये डायरेक्टली करना पड़ेगा। तो दोनों फॉर्मूला आप लोग को लगाना पड़ेगा, जो आप लोग का आंसर जो ऑप्शन का साथ मैच करेगा वही आपको देना पड़ेगा। मेजर डायमीटर 12 है और पिच 1.75 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.25 का, सॉरी 75 का आसपास, क्योंकि ये 25 है तो 10.75 का जब भी आसपास आएगा तो इसको आप लोग 10.8 भी बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। तो जो टैप ड्रिल साइज होगा 10.8 मिलीमीटर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग आंसर की में भी देख सकते हैं बी को राइट आंसर दिया है आंसर की में। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मेजर डायमीटर माइनस पिच, तो इसको भी आप लोग को इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा कि हो रहा है कि नहीं। इसका बाद जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को यही क्लियर करना चाहूँगा। इस पेपर को मैं अचानक क्यों सॉल्व कराने लाया, क्योंकि एनपीसीएल का भी पेपर नहीं है, फिर भी मैं इस पेपर को क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं सेल का पेपर को डिस्कशन कर रहा था, सेल का प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया था कास्टिंग मोल्डिंग से, तो सेम टू सेम क्वेश्चन एनपीसीएल में भी आया है। तो आप लोग सोचते हैं सेल का एग्जाम में सिर्फ कास्टिंग मोल्डिंग से क्वेश्चन आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ एग्जाम में होता है जहाँ पे कास्टिंग एंड मोल्डिंग से आता है, तो इस पेपर में भी 3-4 क्वेश्चन कास्टिंग एंड मोल्डिंग से देखने को मिलेगा, जो सेम टू सेम क्वेश्चन सेल का पेपर में आया था। तो आप लोग जानते हैं कौन सा कास्टिंग मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, डेंटल रिस्टोरेशन, मतलब दांत को मरम्मत करने के लिए, या आप बोल सकते हैं दांत को रिपेयर करने के लिए हम लोग कौन सा कास्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होता है, डाई कास्टिंग क्या होता है, सैंड कास्टिंग क्या होता है, सब कुछ मैं डिटेल्स में डिस्कशन कर दिया हूँ कास्टिंग का बारे में। जो बेसिक क्लासेस होता है 3 क्लासेस मैंने प्रोवाइड कर दिया हूँ। कोई भी स्टूडेंट अगर 3 क्लास को देख के जाएंगे ITI लेवल में, 3 क्लास ही एनफ होगा, और इसका बाद 1-2 क्लासेस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन 3 बेसिक क्लास आप लोग देख लेना, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम होता है टेक्निकल एग्जाम में 100 में से एटलीस्ट 75 क्वेश्चन कॉमन आता है, सबके लिए ईजी होता है। लेकिन जो और 10 से 20 क्वेश्चन जो होता है इसमें से काट ऑफ डिपेंड करता है। वैसे ही जो क्वेश्चन बनता है इस पेपर में भी, जो भी स्टूडेंट कास्टिंग को नहीं देखे गया था वो सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं आप सभी के लिए उस क्लासेस को बहुत ही अच्छा से क्लियर किया हूँ, थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड किया हूँ, उसका साथ MCQ भी प्रोवाइड किया हूँ। तो कास्टिंग का रिलेटेड आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इस पेपर का अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन कास्टिंग से आया है। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होता है वो भी मैं आप लोग का साथ डिस्कशन कर दिया हूँ, जिसका लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग कास्टिंग का 3 वीडियो देख लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काटिंग एंगल ऑफ ए फ्लैट चीजल फॉर चिपिंग ब्रास। पीतल को छीलने के लिए एक सपाट चीजेल या एक फ्लैट चीजेल का कर्तन कोण काटिंग एंगल कितना होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग चीजेल और ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका काटिंग एंगल या पॉइंट एंगल किसका ऊपर डिपेंड करता है, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग ग्राउंड या बीइंग काटिंग। जो मेटल को हम लोग काटने जा रहा है या ड्रिलिंग करने जा रहा है उसका हार्डनेस का ऊपर डिपेंड करते हैं। तो
चीजेल और ड्रिल के लिए सेम टू सेम होता है। जो मेटल को हम लोग काटने जा रहे हैं उसका अगर हार्डनेस ज़्यादा होगा, हार्डनेस अगर ज़्यादा होगा उसका पॉइंट एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कास्ट स्टील में होता है, कास्ट स्टील में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कास्ट स्टील में जो एंगल लेते हैं हम लोग चीजेल के लिए वो 70 लेते हैं। हाई कार्बन स्टील में हम लोग कितना लेते हैं, हाई कार्बन स्टील में हम लोग 65 लेते हैं। ओके, कास्ट आयरन में कितना लेते हैं हम लोग, 60 लेते हैं। माइल्ड स्टील में 55 लेते हैं। तो वैसे ही होता है, जितना नरम होते जाएगा, जितना सॉफ्ट होगा, उसका पॉइंट एंगल भी उतना ही कम होगा। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ओके, तो एल्यूमिनियम सबसे सॉफ्ट होता है। और इससे अगर कॉपर का बोलते हैं, कॉपर का हो जाता है 45 डिग्री पॉइंट एंगल। और क्वेश्चन में पूछा है ब्रास का, तो ब्रास के लिए होता है 50 डिग्री। ठीक है, तो कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल जिसको आप लोग बोलते हैं, या कॉर्तन कोण जिसको बोलते हैं, तो वो होता है 50 डिग्री फॉर ब्रास। ठीक है, तो और भी आप लोगों को कुछ जानना चाहिए। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, कोई भी एक जॉब है, सोचो ऐसे अगर कोई भी प्लेट है, तो ऐसे अगर हम लोग चीजेल को रखते हैं, ठीक है, तो चीजेल को हम लोग ज़्यादा ऐसे इंक्लिनेशन एंगल ज़्यादा भी नहीं दे सकते। तो ये तो होता है इसका पॉइंट एंगल, देखो ये होता है इसका पॉइंट एंगल, ठीक है, ये होता है इसका पॉइंट एंगल। लेकिन ये जो इसके चीजेल का जो एक्सिस होता है और जो प्लेट का बेस जो होता है, इसका बीच में जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब उसका अगर हम लोग ज़्यादा टेढ़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग इधर से चीजलिंग करेंगे तो मेटल के अंदर डायरेक्टली ये मेटल को डिग करेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को ठीक रखना चाहिए। तो हाई कार्बन स्टील के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है, 39.5 डिग्री होता है। कास्ट आयरन के लिए कितना होता है, 37 डिग्री होता है। अगर माइल्ड स्टील के लिए पूछता था वो जो 34.5। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्लास का अंदर मैं आप लोग का सभी क्वेश्चन रिविजन कर रहा हूँ। ओके, मतलब आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर ब्रास का बोलता है, जिसका कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल होता है 50, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसका कितना टेढ़ा करके रखना चाहिए, 32 डिग्री में रखना चाहिए। अगर कॉपर का बोलता है तो कॉपर का पॉइंट एंगल होता है 45 डिग्री, उसको कितना इंक्लिनेशन देना चाहिए, 29.5। ओके, अगर एल्यूमिनियम का पॉइंट एंगल होता है 30 डिग्री, उसका कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देना चाहिए, 22 डिग्री देना चाहिए। समझ में आ गया है? तो ये पॉइंट आप लोगों को पूरा याद रखना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो भी पूछा था उसका मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। तो कभी कभी क्वेश्चन आप लोग का पूछे जाता है, जो चीजेल का पॉइंट एंगल होता है वो किसका ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है द मटेरियल टू बी चिप्ड। जो मटेरियल को हम लोग चिपिंग करने जा रहे हैं उसका हार्डनेस का ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWG विथ रेस्पेक्ट टू वायर मेजरमेंट। तो हिंदी में आप देख सकते हैं वायर माप के संबंध में SWG का पूर्ण रूप क्या है। तो SWG का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं राइट आंसर, आंसर की में भी दिया गया है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज SWG क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर। वायर का जो साइज होता है वो मेजर करता है, और थिकनेस ऑफ द सीट, कोई भी एक सीट होता है उसका थिकनेस को चेक करता है। तो SWG क्या होता है, एक सर्कुलर मेटल डिस्क होता है। ओके, जिसका सर्कमफरेंस का बराबर मतलब परिधि के बराबर हम लोग क्या करते हैं, उसमें होल बना हुआ रहता है। तो होल का हिसाब से क्या करता है, उसका साइज, एक एक होल का एक साइज वेरी करता है। तो SWG का रेंज कितना होता है, 0 to 36 होता है निमी का हिसाब से, और एशियन बुक का हिसाब से 0 to 40 होता है। तो जहाँ पे जो भी दिया रहेगा 0 to 36 अप्रोप्रिएट होता है। तो जीरो में जो वैल्यू होता है, टोटल इधर कितना होल होता है, 37 होल होता है, क्योंकि जीरो ये जो सबसे बड़ा जो होल होता है SWG में वो होता है 0। उसका बाद उससे छोटा जो होल होता है 1 होता है, उससे छोटा जो होता है 2 होता है, उससे छोटा जो होता है 3 होता है, ऐसे बढ़ते रहता है, और 36 सबसे छोटा साइज होता है। तो अगर कोई भी वायर का साइज सबसे मतलब बड़ा मेजरमेंट कर सकते तो किस में कर सकते हैं, वायर का अगर साइज सबसे मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं 0 में, और सबसे मिनिमम किस में मेजर करेगा, 36 में। ओके, ये चीज़ आप लोग को, ये फंडा आप लोग को क्लियर करना चाहिए। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है वायर गेज में, जब भी 0 से हम लोग 1 2 3 4 का तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसका थिकनेस ऑफ द सीट या साइज ऑफ द वायर क्या होता है, साइज ऑफ द वायर रिड्यूस होता है, धीरे धीरे घटते रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछे जा रहा है, बोला है द डिस्टेंस ऑफ ए थ्रेडेड कंपोनेंट मूव्स अलोंग द मैचिंग कंपोनेंट ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। सोचो कोई भी एक बोल्ट है, ठीक है, जिसमें थ्रेड है, ऐसे थ्रेड है, और
वो किसका साथ असेंबली करेगा, यही क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था सेल के एग्जाम में। एक नाट का, तो नाट में रहता है इंटरनल थ्रेड और बोल्ट में रहता है एक्सटर्नल थ्रेड। तो आप लोग बोल्ट या स्टार्ट बोल सकते हैं। तो सोचो ये बोल्ट पार्ट को अगर हम लोग नाट का साथ मैच कर रहे हैं तो एक रेवोल्यूशन एक बार घुमाने पर, तो हिंदी में आप पढ़ सकते, बोला एक थ्रेड घटक की दूरी एक पूर्ण चक्कर के दौरान मिलन घटक के साथ चलती है तो वो क्या कहते हैं। मतलब कोई भी एक बोल्ट, सोचो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी एक बोल्ट को अगर हम लोग नाट का अंदर जब भी असेंबली करते तो एक चक्कर घुमाने से जितना नाट का अंदर आगे मूव होता है उसको बोलता है लीड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल स्टार्ट थ्रेड मतलब क्या होता है ये आप लोग को जानना चाहिए। कोई भी जो थ्रेड होता है उसका जो हेलिकल पाथ होता है एक ही हेलिकल पाथ होता है, उसका एक ही स्टार्टिंग होता है, हेलिकल पाथ का एक ही स्टार्टिंग होता है। अगर डबल स्टार्ट होता है मतलब उसका दो हेलिक्स पाथ होता है, दो जगह से वो हेलिकल पाथ स्टार्ट कर रहा है। अगर दो से ज़्यादा होता है उसको आप लोग बोल सकते हैं ट्रिपल स्टार्ट या मल्टी स्टार्ट थ्रेड बोल सकते हैं। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड इज इक्वल टू पिच होता है। मतलब सिंगल स्टार्ट थ्रेड में एक चक्कर हम लोग अगर लगाते वो पिच ही आगे बढ़ता है और वो लीड का बराबर होता है। अगर डबल स्टार्ट थ्रेड होता तब लीड इज इक्वल टू 2 इंटू पिच हो जाएगा। ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड होता तो लीड इज इक्वल टू 3 इंटू पिच हो जाए। मतलब लीड इज इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला था लीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू पिच होता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये होता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइडेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज। कोई भी लिक्विफाइडेबल जो भी सॉलिड होता है, कोई भी लिक्विड से अगर आग लगता है तो कौन सा क्लास ऑफ फायर के अंदर आता है, तो आप लोग जानते हैं बी क्लास ऑफ फायर में आता है। कोई भी सॉलिड चीज़ जैसे वुड, क्लॉथ और कोई भी चीज़ जो होता है वो लकड़ी, कोई भी कपड़ा से अगर या कोई भी सोचो कागज़ से अगर आग लगता है, पेपर से आग लगता है तो क्लास ए फायर के अंदर आता है। और कोई भी सोचो गैस, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, अगर कोई भी गैस से अगर आग लगता है तो वो आता है क्लास सी फायर का अंदर। ओके, और कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, कोई भी सोचो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उधर से अगर आग लगता तब वो क्लास डी फायर का अंदर आता है। ओके, तो इसको निभाने के लिए या क्लास ए फायर को बुझाने के लिए, ये जो क्लास ए आग है तो ए कैटेगरी आग को बुझाने के लिए हम लोग कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, वाटर एक्सटिंग्विशर इज द मेन एक्सटिंग्विशर। और यूज़ करते हैं हम लोग सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। ओके, क्लास बी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, क्लास बी फायर का आग को बुझाने के लिए हम लोग कभी भी वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं करते, ये चीज़ आप लोग को याद रखना। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे फोम होता है या ड्राई पाउडर होता है या CO2 होता है। तो फोम जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम में। और क्लास सी फायर अगर होता तो सी फायर के लिए हम लोग ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर क्लास डी फायर बोलता तो डी फायर के लिए CO2 एक्सटिंग्विशर या आप लोग CTC का या ड्राई पाउडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। CTC मतलब क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया है। तो ये था इसका बारे में टोटल डिटेल्स। तो इसमें अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप लोग को टोटल फैक्ट्स क्लियर हो गया है। तो इधर जस्ट पूछा था लिक्विफाइडेबल जो भी सॉलिड होता है, जो भी तरल पदार्थ होता है उधर से अगर आग लगता है तो क्लास बी फायर का अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेद बेड। लेद मशीन का जो बेड होता है उसका स्लाइडिंग सरफेस जो भी जिसका ऊपर कैरेज मूव हो रहा है या स्लाइड हो रहा है, तो उस स्लाइडिंग सरफेस में हम लोग क्या करते हैं, कौन सा हार्डनिंग करते हैं, केस हार्डनिंग या फ्लेम हार्डनिंग या नॉर्मलाइज्ड या टेम्परिंग। तो उसमें हम लोग फ्लेम हार्डनिंग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम सेल का एग्जाम में पूछा गया था और इसको मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था। इसीलिए सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग सेल का जो भी 3 पेपर मैंने सॉल्व कराया था, टोटल 3 वीडियोज़ है, वो 3 वीडियोज़ एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि उसमें मैं ये सब क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हूँ। फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है, एक्चुअली इसमें कार्बन परसेंटेज होना पड़ता है 0.35% से 0.7% तक कार्बन होना चाहिए। इसमें एक जो लार्ज वर्कपीस होता है, जो भी बड़ा वर्कपीस होता है, क्योंकि लेद बेड जो होता है एक लंबा या लार्ज कास्टिंग होता है, तो उसमें अगर हार्डनिंग करना पड़ता है। फ्लेम हार्डनिंग करने के लिए क्या होता है, एक कॉन्स्ट्रक्टेड बर्नर होता है जहाँ पे आग प्रोड्यूस होता है। तो एक कॉन्स्ट्रक्टेड बर्नर से हम लोग इस लार्ज पीस को हीट करते हैं। तो हीट करने का बाद हम लोग कितना हीट करते हैं, जो हम लोग जनरल हीट करते हैं उससे 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हम लोग हीट करते हैं। उसका बाद हम लोग तुरंत इसका ऊपर
आप रैपिड कूलिंग कर देते हैं। कैसे करते हैं, इसका ऊपर पानी हम लोग श्रिंकिंग करते हैं, तो पानी अगर हम लोग इसका ऊपर थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं, जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं, पानी को स्प्रे करने से धीरे धीरे मेटल ठंडा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लेम हार्डेंड सरफेस बन जाएगा। तो ये कोई भी स्मॉल वर्कपीस बनाने के लिए या स्मॉल वर्कपीस में हम लोग हार्डनिंग करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ईच एंड एवरी वीडियो देखिए मेरा चैनल का, आप लोग को सब कुछ जो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में अगर ऐसे आप लोग पूछता कि केस हार्डनिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग करते हैं लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील में हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर इज इक्विवेलेंट टू डैश मिलीमीटर। 1 माइक्रोमीटर या माइक्रोन आप कह सकते हैं इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है, 1/1000 होता है, तो 0.001 मिलीमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन कास्टिंग एंड मोल्डिंग से पूछा गया है, तो 3 से 4 क्वेश्चन इस पेपर में आपको कास्टिंग एंड मोल्डिंग का देखने को मिल जाएगा। तो एनपीसीएल का और जो भी आईजी कर का, तो इसमें भी आप लोग को पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग सेफ्टी पर्पस के लिए कास्टिंग मोल्डिंग का वीडियो देख लेना। आज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा तीनों वीडियो का लिंक। बोला है द एबिलिटी ऑफ द सैंड मोल्ड टू परमिट द एस्केप ऑफ एयर एंड गैसेज इज। जब भी हम लोग कोई भी कास्टिंग करते तो उसमें क्या होता है, जब भी सैंड मोल्ड होता है, मोल्ड हम लोग किससे बनाते हैं, जो भी सांचा होता है वो तो टोटली बनता है सैंड से बनता है ना, बालू से बनता है। तो उसमें क्या होता है, जब भी गर्म मेटल, जब भी पिघला हुआ मेटल इसके ऊपर डालते हैं तो सैंड का साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होता है। ओके, तो गैस को निकालने के लिए तो जगह चाहिए ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड मोल्डिंग में हम लोग बीच बीच में होल बना देते हैं। जो भी सैंड रहता है ना, टोटली ये जो ड्रैग और कोप पार्ट में रहता है, इसमें बीच बीच में होल बना देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो गैस प्रोड्यूस होता है इधर से निकाल जाता है, जिसको आप लोग एयर वेंट बोल सकते हैं। एयर वेंट का हिसाब से काम करता है, जो गैस को निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन में यही बोला है द एबिलिटी ऑफ द सैंड, सैंड का एक क्षमता होता है, सैंड मोल्ड का एक क्षमता होता है, क्या होता है, एयर और जो भी वायु और जो भी गैसेस होता है उसको पलायन करने में, उसको भागने में उसको अनुमति देते हैं। तो हिंदी में भी अच्छा से देख सकते हैं, हवा और गैस को पलायन की अनुमति देने के लिए रेत के सांचे की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कोई भी एक सैंड मोल्ड है, तो सैंड मोल्ड से अगर गैस और एयर जो भी रहता है उसको निकालने के लिए जो सैंड का जो क्षमता होता है उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्योंकि आप लोग जानते हैं सैंड के अंदर अगर ज़्यादा एयर और गैस रहेगा तो कौन सा डिफेक्ट आता है, कास्टिंग डिफेक्ट भी मैं आप लोग का साथ सॉल्व करा दिया हूँ, उसको भी अच्छा से मैं क्लियर कर दिया हूँ। कास्टिंग डिफेक्ट में जो ब्लो होल होता है और पिन होल होता है, इसमें क्या होता है, पिन होल में हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाता है और ब्लो होल में गैस ट्रैप हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, बीच बीच में होल बन जाता है। तो ये सब डिफेक्ट क्यों होता है, सैंड का परमिएबिलिटी कम होता है, मतलब क्या, सैंड का बहुत ही कम क्षमता होता है गैस को बाहर निकालने का। तो जिस सैंड में परमिएबिलिटी ज़्यादा होता है, मतलब गैस और जो भी एयर रहता है उसको बाहर निकालने का क्षमता ज़्यादा, उसको बोलता है हाई परमिएबिलिटी सैंड। तो ब्लो होल और पिन होल, जब भी मैं कास्टिंग डिफेक्ट चैप्टर में पढ़ाया था उसमें आप लोग को बोला था, इसको सुधारने के लिए, ब्लो होल और पिन होल डिफेक्ट को सुधारने के लिए हाई परमिएबिलिटी सैंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब जो सैंड से कोई भी एयर और गैस इजीली पलायन कर सकते हैं, मतलब भाग सकते हैं, इसको बोलते हैं हाई परमिएबिलिटी। ठीक है, तो यही होता है बालू का, जो भी बोलते हैं आप लोग सैंड होता है, उसका एक कैपेसिटी होता है एयर और गैस को निकालने का, इसको परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द प्लास्टिक which form to shaped by the application of heat and pressure without any chemical change is known as। तो इसमें क्या बोला है, एक प्लास्टिक होता है जिसमें कोई भी हम लोग केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन नहीं करते, फिर भी हम लोग हीट और प्रेशर का अप्लाई करके उसका शेप बना सकते हैं। तो कौन सा प्लास्टिक में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, बहुत ही अच्छा से मैं सेल का क्लासेस जो 3 में लिया हूँ उसमें से अच्छा से डिस्कशन कर दिया हूँ। एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार अगर सेम क्लास में डिस्कस करते हैं हर क्लास में, तो सभी स्टूडेंट के लिए परेशानी हो जाता है, इसीलिए उतना भी डिस्कशन नहीं करूँगा। आप लोग प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लेना। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, एक्चुअली इसमें हम लोग को कोई भी केमिकल चेंज का ज़रूरत नहीं पड़ता, हीट और प्रेशर देके हम लोग इस प्लास्टिक का शेप में, कोई भी शेप में हम लोग इसको बदल सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं पॉलीयूरेथेन या एपॉक्सी, जो इसका एग्जाम्पल होता है, इसमें क्या होता है,
इसमें अगर हम लोग इसको एक ही शेप में बना देते हैं, शेप हम लोग सोचो पहला बार बना रहे हैं, कोई भी एक मोल्ड में जो शेप हम लोग उसको बना दिए, उसको हम लोग चाहे केमिकल चेंज करें, चाहे हीट, चाहे प्रेशर दे, उसको कभी भी उसका चेंज शेप को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक को हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको थर्मोसेट कहते हैं उसको हम लोग कभी भी और यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रीयूजेबल नहीं होता है। और ये जो प्लास्टिक होता है अब नेचर के लिए या बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर के लिए ठीक ठाक है, लेकिन ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको थर्मोसेट कहते हैं ये एटमॉस्फेयर के लिए, परिवेश के लिए ठीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ऑल्सो नोन एज सेल एमोनियक। निम्नलिखित में से किस रसायन को सेल एमोनियक भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा एमोनियम क्लोराइड। तो एमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम होता है सेल एमोनियक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। एमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, तो ये हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? एज ए फ्लक्स सोल्डरिंग करते टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। फ्लैक्स क्या होता है? नॉन मेटेलिक एक मटेरियल होता है। ओके, तो एमोनियम क्लोराइड हम लोग फ्लक्स का हिसाब से इस्तेमाल करते। कब करते? जब हम लोग को स्टील को सोल्डरिंग करना पड़ता है। स्टील का सोल्डरिंग करते टाइम हम लोग एमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? जिंक क्लोराइड जब भी बोलेगा तब जब हम लोग सोल्डरिंग करते, कॉपर शीट, ब्रास शीट, टीन प्लेट का जब भी सोल्डरिंग करते तब हम लोग जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्लक्स। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बात करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? जब जिंक, आयरन और गैल्वेनाइज शीट होता है उसका सोल्डरिंग करते टाइम एज ए फ्लक्स का हिसाब से काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द डेप्थ बार ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज अटैच्ड विद द। वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार किसका साथ अटैच होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूवेबल जॉ। तो मूवेबल जॉ का साथ अटैच होता है। कभी कभी ऑप्शन में वर्नियर स्लाइड भी कहते हैं। वर्नियर स्लाइड जब देते तो वर्नियर स्लाइड भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तब मूवेबल जॉ उधर ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो वर्नियर स्लाइड या मूवेबल जॉ का साथ डेप्थ बार अटैच होता है। समझ में आ गया है? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट क्या होता है? 0.02 मिलीमीटर और इंच में होता है 0.001 इंच। समझ में आ गया है ना? तो एक्चुअली कौन सा स्केल में होता है आप देख सकते हैं। 0.02 मिलीमीटर है 49/50 स्केल में होता है। 49 मेल स्केल का साथ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करता है। और जो 0.001 इंच होता है इसका स्केल होता है 1.225/25 इंच, मतलब 1.225 मेन स्केल डिवीजन का साथ 25 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करता है। ठीक है, तो इस रेंज आप लोग को मालूम नहीं था, ये भी आप लोग जान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोला व्हिच चीज़ल इज यूज टू सेपरेट मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग मतलब क्या? सोचो कोई भी एक वर्क पीस है, सोचो ऐसा कोई भी एक वर्क पीस है, तो इसका अंदर से मेटल को टोटली हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोग को इधर ड्रिलिंग करना पड़ेगा। तो एक नियरेस्ट ड्रिलिंग करना पड़ेगा जिसके बीच में 1-2 mm का गैप रहेगा, तो ज़्यादा मेटल इधर नहीं लगा हुआ रहेगा। तो इसको काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वेब चीज़ेल का इस्तेमाल करते हैं। वेब चीज़ेल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है तो इसका हिसाब से मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा वेब चीज़ेल। आंसर की में भी आप देख सकते हैं। कभी कभी आप लोग को पूछा जाता है चीज़ेल को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं? लेंथ, विड्थ ऑफ कटिंग एज, टाइप या क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। तो चारों राइट आंसर हो जाएगा। तो चीज़ेल को स्पेसिफाई करने के लिए, मतलब चीज़ेल का जो स्पेसिफिकेशन होता है, अगर आप लोग कोई भी शॉप में जाके खरीदने जाएंगे तो आप लोग को सबसे पहले बोलना पड़ेगा उसका लेंथ कितना है। जैसे उसका लेंथ वेरी करता है 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के अंदर। ठीक है, उसका बाद आपको बोलता है विड्थ ऑफ कटिंग एज। जो कटिंग एज होता है, जो एज काटता है उसको कटिंग एज बोलता है। वो उसका विड्थ कितना होता है वो आप लोग को बोलना पड़ेगा। तो वो चीज़ेल का ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग चीज़ेल का, जैसे फ्लैट चीज़ेल, वेब चीज़ेल, हाफ राउंड चीज़ेल, डायमंड पॉइंट चीज़ेल, क्रॉस कट चीज़ेल जिसको केप चीज़ेल बोलते हैं, तो इसका अलग अलग विड्थ ऑफ कटिंग एज होता है। ठीक है, वो भी आप लोग को बोलना पड़ेगा। उसके बाद टाइप बोलना पड़ेगा। टाइप मतलब हॉट या कोल्ड चीज़ेल बोलना पड़ेगा। जनरली हम लोग फोर्जिंग शॉप में हॉट चीज़ेल यूज़ करते हैं। कोल्डिंग जो हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन में यूज़ करते हैं वो कोल्ड चीज़ेल इस्तेमाल करते हैं। उसका बाद आपको क्रॉस सेक्शन बोलना पड़ेगा, हेक्सागन या ऑक्टागन। तो दुकान में आप लोग को जाके क्या बोलना पड़ेगा? सोचो लेंथ है, सोचो 100 मिलीमीटर आप लोग को सबसे पहले बोलना पड़ेगा। 100 मिलीमीटर विड्थ ऑफ कटिंग है, सोचो 4 मिलीमीटर। टाइप, हॉट और हेक्सागन
चीजेल दीजिए। तो ये बोलने से आप लोगों को प्रॉपर स्पेसिफिकेशन मिलेगा और दुकान जो भी है आप लोगों का शॉपकीपर जो भी रहेगा वो आप लोग को ये दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया है। तो इसका स्पेसिफिकेशन ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 1 डेसीमीटर इज इक्विवेलेंट टू, 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर का बराबर होता है? तो आप लोग जानते हैं मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो डेसी इधर है तो सेंटी इसका बाद ही है, तो क्या हो जाएगा 10। तो 1 × 10 हो जाएगा 10। तो 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर का बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बोला द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर काटिंग पीवीसी ट्यूब, मेटल पाइप्स एंड मेटल फ्रेम्स इज कॉल्ड ए। एक इलेक्ट्रिकल टूल होता है जो पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड ट्यूब को, मेटल पाइप को, मेटल फ्रेम को काटने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिकल टूल का नाम क्या होता है? ये तो हैक्सो ही हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग क्लॉ हैमर का मदद से तो काट नहीं सकते कोई भी मेटल पाइप या कोई भी फ्रेम को काट नहीं सकते, क्योंकि क्लॉ हैमर क्या करते, कोई भी जो वुडन बोर्ड है उसका ऊपर कोई भी कील है, तो एक कील या जिसको इंग्लिश में नेल कहते हैं, तो नेल को वुडन बोर्ड से उठाने के लिए हम लोग क्लॉ हैमर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैलेट का बात करते हैं तो मैलेट क्या होता है? एक सॉफ्ट हैमर होता है जो किस मटेरियल से बनता है? रॉ हाइड्स या हार्ड रबर, कॉपर, ब्रास, लीड, वुड से बनता है। इसको हम लोग शीट मेटल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? सॉफ्ट और लाइट ग्लो ऑन द मेटल, सॉफ्ट और लाइट ग्लो देने के लिए। ओके। और अगर रैक एंड पोकर का बात करते हैं, पोकर और रैक कहाँ पे यूज़ होता है? तो रैक एंड पोकर एक साथ यूज़ होता है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं फोर्जिंग पर्पस में। जो भी फोर्जिंग में हार्थ होता है, हार्थ में आप लोग जो फ्यूल सप्लाई करते हैं, फ्यूल सप्लाई करने के बाद ये जो जल जाता है, जलने के बाद वो एस बन जाता है। तो छाई को हार्थ से हटाने के लिए हम लोग रैक एंड पोकर का इस्तेमाल करते हैं। तो हटा देने के बाद फिर से फ्रेश जो भी फ्यूल होता है उसमें उसको हम लोग रैक और पोकर का मदद से इसका जो हार्थ है उसमें हम लोग देते हैं, सप्लाई करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट आर द 3 फैक्टर्स व्हिच कॉजेज फायर। बोला है आग के कारण बनाने वाली 3 कारक क्या हैं? तो आग किसके लिए बनता है? तो एक्चुअली होता है फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसको फायर ट्रायंगल कहते हैं। फ्यूल रहेगा, हीट और ऑक्सीजन रहना पड़ेगा। इनमें से कोई भी एक अगर मिसिंग रहेगा तो आग नहीं लगेगा। ठीक है, तो आग को अगर बुझाना चाहिए तो कोई भी एक चीज़ को हम लोग इधर से निकालना पड़ेगा। ओके, तभी आग बुझेगा, नहीं तो आग नहीं बुझा पाएंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोला था प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द आयरन ओर टू पिग आयरन इज नोन एज। बोला है एक रिडक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें आयरन ओर से हम लोग पिग आयरन को निष्कासित करते हैं। ये जो रिडक्शन प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है, सोचो कोई भी हम लोग को एक अयस्क मिल गया जिसको ओर बोलता है। जैसे सोचो आयरन का क्या क्या होता है, जैसे सोचो फेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, इसका बाद कार्बोनेट होता है। जैसे कॉपर का सोचो मेलाचाइट होता है, पायराइटिस होता है। अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम का सोचो बॉक्साइट होता है। अगर लीड का बात करते हैं तो गैलेना होता है। टीन का कैसेटराइट होता है। ओके, जिंक का जिंक ब्लेंड होता है या कैलामाइन होता है। तो ये जो ओर होता है, ओर में से सिर्फ तो हम लोग का सोचो आयरन का ओर क्या है, सोचो हेमाटाइट है, तो हेमाटाइट का अंदर सिर्फ तो आयरन ही नहीं रहता, आयरन का साथ भी तो और भी कुछ एलिमेंट्स रहता है जो इम्प्योरिटी का हिसाब से रहता है। तो उसको तो निकाल के हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो प्योर आयरन रहता है उसको तो निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, एक आयरन ओर था जिसमें आयरन का साथ भी और भी बहुत सारा एलिमेंट्स था, मिनरल था। तो उससे सिर्फ हम लोग आयरन को निकाल ले रहे, मतलब क्या एक बड़ा चीज़ था उससे हम लोग सिर्फ आयरन को निकाल लिया, मतलब क्या रिडक्शन हो गया। एक तो इतना बड़ा था उससे सिर्फ हम लोग आयरन को निकाल लिया, मतलब एक रिडक्शन प्रोसेस हो गया। और ये प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं, ये प्रोसेस हम लोग करते हैं केमिकल रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो केमिकल रिडक्शन प्रोसेस का मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये जो ओर होता है ओर से हम लोग प्योर मेटल को निकाल लेते हैं। तो ये जो केमिकल रिडक्शन प्रोसेस होता है इसको कहते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया है। कभी कभी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है जो लोहे का सबसे अशुद्ध रूप होता है या इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है, पिग आयरन होता है। ओके, जिसमें आयरन का साथ भी और भी, जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, मैंगनीज, इसको हम लोग इसमें इसका साथ हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ को आयरन और से हम लोग उसको अलग कर देते हैं, फिर भी ये सब चीज़ रह जाता है। और आप लोग का कभी कभी क्वेश्चन आता है जो
हम लोग पिग आयरन बनाते हैं कौन सा फार्नेस में बनाते हैं, ब्लास्ट फार्नेस से हम लोग बनाते हैं। ब्लास्ट फार्नेस में कितना टेम्परेचर रहता है, 1000 डिग्री से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड का अंदर एक टेम्परेचर होता है। इसके लिए कौन सा फ्लैक्स हम लोग यूज़ करते हैं, चूना पाथर, लिमोनाइट जिसको बोलते हैं। और कौन सा फ्यूल का, कौन सा जलाने का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तब हो जाएगा कोक। ठीक है, समझ में आ गया ना सब कुछ। तो और भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कभी कभी आप लोग को बोलता है ट्यूबवेयर्स का हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। तो हॉट ब्लास्ट इज फोर्स इनटू द फर्नेस थ्रू ए नंबर ऑफ नोजल। तो एक ब्लास्ट फर्नेस है, इसका अंदर से हम लोग हॉट ब्लास्ट को सप्लाई करते हैं, बाहर से सप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी आग जल रहा है, सोचो उधर अगर हम लोग ऐसे फू देते हैं तो हवा अगर आता है तो ज़्यादा वो जलना स्टार्ट होता है। वैसे हम लोग हॉट ब्लास्ट देने के लिए ट्यूब ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ में चैप्टर वाइज जब सॉल्व कराऊंगा, पिग आयरन का जो ब्लास्ट फर्नेस है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन है, इसका चैप्टर वाइज क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें कैसे पिग आयरन बनता है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 23 में क्या पूछे जा रहा है। बोला है इन स्पॉट वेल्डिंग द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ। स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है, इसको आप लोग रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग आप लोग बोलते हैं। जनरली हम लोग ऑटोमोबाइल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, हम लोग प्रेशर देते हैं और हम लोग हीट का इस्तेमाल करते हैं। हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट सोचो जा रहा है, उधर हम लोग अगर रेजिस्ट कर देते हैं, मतलब उसको अगर प्रतिरोध करते हैं, बाधा देते हैं, तो क्या होता है, करंट जाने का कोशिश करते हैं हम लोग, बाधा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, रेजिस्ट करने का वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होता है वो मेटल को पिघल देता है और उसके बाद हम लोग प्रेशर अप्लाई करके दोनों बेस प्लेट को, बेस मेटल को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके लिए जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं हम लोग, वो उसका टिप जो होता है कॉपर से बना हुआ होता है। समझ में आ गया है। ये भी क्वेश्चन सेल का जो पेपर में सॉल्व करा था, आरएसपी का पेपर में मैंने इसको भी बहुत ही अच्छा से क्लियर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक यूनिट इन द सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में बेसिक यूनिट क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ग्राम। क्योंकि आप लोग जानते हैं सीजीएस मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। ओके, जी मतलब होता है ग्राम और एस मतलब होता है सेकेंड। ओके, और ये समझ में आप लोग का आ गया है। आप लोग जानते हैं एसआई सिस्टम को आप लोग एम के सिस्टम भी कहते हैं। तो एम मतलब क्या होता है, मीटर, और ये होता है किलोग्राम, और ये होता है सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे आप लोग एम के इसको बोला, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम और सेकेंड। ओके, ये आप लोग को समझ में आ रहा है। और एपीएस मतलब क्या होता है, फुट, और इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, पाउंड, और ये होता है सेकेंड। सेकेंड वाले सेकेंड ही रहता है। समझ में आ गया। एपीएस, सीजीएस और एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा रहा है, इसमें आप लोगों को पूछा है, आप देख सकते हैं जस्ट अभी 2 दिन पहले जो सेल का एग्जाम था उसके लिए यही पेपर मैंने सॉल्व करा था। बोला था द मैशनिंग मेथड व्हिच यूजेस एब्रेसिव स्लैरी इज। जो मैशनिंग प्रोसेस में हम लोग एब्रेसिव स्लैरी का यूज़ करते हैं वो कौन सा मैशनिंग होता है, अल्ट्रासोनिक मैशनिंग होता है। ओके, तो ये भी आप लोग को ड्राइंग का थ्रू बता दिया था। अगर आप लोग ईसीएम, इलेक्ट्रो केमिकल मैशनिंग और ईडीएम, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मैशनिंग का क्लासेस नहीं देखा है तो आज उसका भी लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि उसमें मैं अच्छा से क्लियर कर दिया हूँ। उन दोनों कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उधर से भी आप लोग का क्वेश्चन आता है, तो वो कॉन्सेप्ट अगर आप लोग का क्लियर रहेगा तो अल्ट्रासोनिक मैशनिंग का भी आप लोग का क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसका जैसा सेम टू सेम होता है, जस्ट उसका बीच में जो हम लोग मीडियम यूज़ करते हैं, इसमें एब्रेसिव स्लैरी यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक मैशनिंग में एब्रेसिव स्लैरी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मैशनिंग, ईडीएम में हम लोग डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हैं। जनरली डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का हिसाब से केरोसिन यूज़ करते हैं। और ईसीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मैशनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से हम लोग जनरली यूज़ करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। समझ में आ गया है। तो इसका भी वीडियो आप लोग देख लेना। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हूँ, क्योंकि इधर से आप लोग का जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन होता है ना, इधर से बनता है। इसमें आप लोग का काट ऑफ डिपेंड करता है। तो वो सब क्लास अगर नहीं देखेंगे आप लोग का कभी भी कोई आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा। बोला ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड हैज़ एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड या BA थ्रेड आप लोग इसको कह सकते हैं। तो BA थ्रेड का एंगल कितना डिग्री होता है, 47.5 डिग्री होता है, या 47.5 डिग्री आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, BA थ्रेड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग का कोई भी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में या इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं BA थ्रेड का। ओके,
आप लोग का क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं BA थ्रेड का डेप्थ कितना होता है। BA थ्रेड का डेप्थ होता है 0.6 इंटू पिच, ठीक है। अगर नाकेल थ्रेड का डेप्थ पूछता था वो जो 0.5 इंटू पिच, अगर स्क्वायर थ्रेड का पूछता था 0.5 इंटू पिच। स्क्वायर थ्रेड का जो भी पूछेगा तो 0.5 से आप लोग जब भी देखेंगे मल्टीपल है तो वही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछे जा रहा है, बोला है डैश इज द स्ट्रेट साइड दैट कनेक्ट्स द क्रेस्ट एंड रूट ऑफ द थ्रेड। तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं डैश स्ट्रेट साइड है जो थ्रेड के क्रेस्ट और रूट को जोड़ते हैं। तो एक्चुअली अगर हम लोग स्क्रू थ्रेड का ड्राइंग बनाते हैं तो जब भी डायग्राम बनाएंगे तो ये जो होता है इन दोनों जो स्ट्रेट साइड होता है इसको बोलते हैं फ्लैंक। ए साइड और ए साइड दोनों साइड जो होता है ये फ्लैंक होता है। तो इसमें तो होता है ना क्रेस्ट और रूट, तो इसमें ही मैच करता है ना, जो भी सोचो और एक एक्सटर्नल थ्रेड है तो इसमें से क्या इसका साथ तो मैच करेगा ना। तो स्ट्रेट साइड जो होता है इसको क्या कहते हैं, उसको फ्लैंक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गए हैं। और पिच क्या कहते हैं वो भी आप लोग जानते हैं। पिच किसको बोलते हैं, पिच बोलता है जो कोई भी एक स्क्रू थ्रेड का एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट का बीच में जो डिस्टेंस होता है, या एक टीथ से दूसरा टीथ का बीच में जो कोरस्पॉन्डिंग टीथ होता है उसका बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं पिच। समझ में आ गया। मॉड्यूल क्या कहते हैं, मॉड्यूल तो गियर में आता है। मॉड्यूल इज इक्वल होता है आप लोग जानते हैं पिच डायमीटर बटा नंबर ऑफ टीथ। पिच डायमीटर में ये जो पिच डायमीटर आप लोग जानते हैं गियर में होता है, एडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल होता है, उसका पिच डायमीटर में कितना नंबर ऑफ टीथ है उससे अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूल निकल के आ जाता है। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछे जा रहा है, बोला है द डिफरेंस बिटवीन द थिकनेस ऑफ ए टूथ एंड द विड्थ ऑफ टूथ स्पेस ऑन व्हिच इट मेसेज इज। मतलब क्या बोला है, एक डिफरेंस होता है जिसमें थिकनेस ऑफ द टूथ, मतलब टूथ का थिकनेस है। कोई भी गियर है, गियर का सोचो ऐसे टूथ है, ठीक है, तो ऐसे टूथ है। और बोला विड्थ ऑफ द टूथ स्पेस, और कितना स्पेस रखा गया है, सोचो टूथ के लिए इतना स्पेस रखा गया है, ठीक है। और टूथ का थिकनेस सोचो इतना है, टूथ का थिकनेस इतना है और टूथ मतलब स्पेस कितना रखा गया, विड्थ ऑफ स्पेस इतना रखा गया। तो इसका बीच में क्या हो जाएगा, गैप होगा ना। तो ये जो क्लियरेंस होता है या डिफरेंस होता है इसको क्या कहते हैं, इसको बैकलेस कहते हैं। बैकलेस इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बोला देखो विड्थ ऑफ ए टूथ स्पेस, कोई भी एक टूथ स्पेस कितना जगह गियर का टूथ स्पेस रखा गया है, टूथ के लिए इतना स्पेस दिया गया है, लेकिन जो गियर का टूथ का थिकनेस होता है सोचो इतना ही थिकनेस है, तो इसका बीच में तो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है इसको क्या कहते हैं, बैकलेस कहते हैं। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर कोड फॉर बीन्स फॉर मेटल वेस्ट सेग्रीगेशन। धातु अपशिष्ट को सेपरेट करने के लिए डिब्बे की रंग कौन सा किया जाता है। तो कोई भी मेटल वेस्ट होता है, सोचो कोई भी स्क्रैप है या कोई भी बार्स जो हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद जो मेटल छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग से हम लोग सेपरेट करने के लिए कौन सा कलर का डिब्बा में उसको हम लोग रखते हैं। तो मेटल के लिए हो जाता है रेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर इधर पेपर का बात करें तो पेपर वेस्ट को हम लोग कौन सा डस्टबिन नहीं कौन सा बिन में रखते हैं, वो तो कौन सा वेस्ट बिन में रखते, कलर हो जाता है पेपर के लिए होता है ब्लू, ठीक है। अगर प्लास्टिक का बात करता है, प्लास्टिक के लिए बिन का कलर हो जाता है येलो। तो एक कलर से क्वेश्चन आता है तो हर एग्जाम इधर से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटल के लिए रेड होता है, ओके। फूड जब भी बोलेगा कोई भी फूड वेस्ट है उसके लिए कौन सा कलर का बिन का ज़रूरत होता है, ब्लैक कलर का बिन का ज़रूरत होता है। अगर ग्लास का बोलता तो ग्लास के लिए ग्रीन कलर का बिन का ज़रूरत पड़ता है। अगर आदर्श कोई भी चीज़ होता है उसके लिए स्काई ब्लू कलर का बिन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़, अगर आप लोग इंडस्ट्री में जाएंगे कोई भी कंपनी में जाने के बाद आपको अलग अलग बीन्स देखने को मिल जाएगा। अगर रेड कलर का बीन है मतलब वो उसमें हम लोग मेटल वेस्ट को रखते हैं। अगर ग्रीन कलर का बीन है तो अगर हरे कलर का बीन मतलब उसमें हम लोग ग्लास का जो वेस्ट होता है उसमें उधर हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये सब कलर कोड आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एज स्टीफनिंग इज डन बाय। तो एज स्टीफनिंग मतलब क्या होता है, कोई भी सोचो सीट मेटल है उसको हम लोग सीयर का मदद से काटे, तो काटने के बाद क्या होता है इसका जो एक एक पॉइंट होता है, एक एक कॉर्नर होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो उसको हम लोग जब भी कोई भी काम करते टाइम वो क्या होता है अनसेफ टू हैंडलिंग करते टाइम एक जगह से दूसरा जगह लेके जाएंगे तो हम लोग का अनसेफ हो सकता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो एज होता है इसका थोड़ा सा मोड़ देते हैं, तो मोड़ने के बाद फोल्डिंग कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जो एज होता है, जो सीट मेटेरियल का एज होता है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी मिल जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा हम लोग मोड़ दिए हैं तो स्ट्रेंथ भी मिल जाता है और सेफ एज भी हो जाता है। उसमें से हम लोग को कोई चोट लगने का आशंका नहीं या कोई भी चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, तो एज स्टिफनिंग मतलब एज को हम लोग स्ट्रेंथ दे सकते हैं वैसे मोड़ के 7 अलग अलग प्रक्रिया में से, अलग अलग प्रोसेस से। उसके अंदर जैसे हेमिंग आता है, गुटिंग आता है, फ्लैंजिंग आता है। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एज स्टिफनिंग इज डन बाय ऑल ऑफ दिस, तो ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 7 मेथड से हम लोग एज को स्टिफनिंग कर सकते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द एक्यूरेसी ऑफ ए बीवेल प्रोटेक्टर इज। बीवेल प्रोटेक्टर का एक्यूरेसी मतलब लिस्ट काउंट पूछा है। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, क्योंकि बीवेल प्रोटेक्टर का जो एक्यूरेसी होता है वो होता है 1 डिग्री। अगर वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का बात करता तब हो जाता ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आंसर की में भी बी को राइट आंसर दिया, लेकिन बी राइट आंसर कभी नहीं होगा। ये जो कैंडिडेट डी को राइट आंसर दिया है तो ए 1 डिग्री राइट आंसर दिया था, ए 1 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप लोग जानते हैं बीवेल प्रोटेक्टर जैसे होता है, बीवेल प्रोटेक्टर का 1 डिग्री होता है और वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का होता है 5 मिनट। तो वैसे ही मैं आप लोग को पहले ही बता दिया था कि जैसे माइक्रोमीटर का होता है कितना 0.01 मिलीमीटर, और वर्नियर माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, वो और भी प्रिसीशन होता है, इसीलिए होता है 0.001 मिलीमीटर। तो ये तो और भी प्रिसीशन हो गया। तो जब बीवेल प्रोटेक्टर 1 डिग्री होगा तो वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर मतलब क्या और भी प्रिसीशन होगा, वो 5 मिनट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन सेल का एग्जाम पेपर में था। नंबर 32 का क्वेश्चन बोला, द कपलिंग व्हिच अलाउज पॉजिटिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट लार्जर एंगल इज। कौन सा कपलिंग अब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या पॉजिटिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर करते हैं एट लार्जर एंगल, बहुत लार्ज एंगल में। तो लार्ज एंगल में पावर को ट्रांसमिट कौन सा कपलिंग कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है, यूनिवर्सल कपलिंग होता किस टाइप का, 2 यू शेप होता है, योक होता है, ये 2 यू शेप का योक होता है। इसमें से क्या होता है, 2 शाफ्ट को हम लोग कनेक्ट करते हैं, इधर एक शाफ्ट को कनेक्ट कर देते इधर से, और ये योक पार्ट जो होता है यू शेप, इसमें एक शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग कपलिंग का मदद से क्या करते हैं, 2 शाफ्ट को जोड़ देते हैं, तो एक का जो रोटरी मोशन होता है दूसरे में वो ट्रांसमिट हो जाता है। मतलब ये अगर घूमेगा तो इसको भी घुमाएगा। इसमें अगर कोई भी मतलब ड्राइव नहीं रहता, इसको घुमाने का कोई भी चीज़ नहीं रहता, फिर भी कनेक्ट करने के बाद इसका साथ इसको कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये भी घूमते रहता है। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, ये होता है 2 यू शेप का योक होता है, जिसमें से हम लोग इधर एक शाफ्ट को जोड़ दिए हैं और इधर एक शाफ्ट को हम लोग जोड़ दिए हैं। ठीक है, इसका बीच में क्रॉस रहता है, इस टाइप का क्रॉस रहता है, जिसमें इसका 2 साइड सोचो इधर से इधर तक मैच करता है, और इसका जो 2 साइड है इन दोनों साइड में मैच करता है। ठीक है, मतलब ये 2 साइड किसका साथ मैच करता है, इधर और इधर का साथ मैच करता है, और सोचो ये 2 साइड मैच करता है इधर और इधर का साथ। इसका बाद जब ये मैच करेगा, क्योंकि यू शेप का योक होता है, तो एक एक जो आप देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रूनियन क्रॉस। ये जो क्रॉस होता है इसको ट्रूनियन क्रॉस बोलते हैं। तो इसमें मैच करता है, और इसका जो एक एक जो क्रॉस होता है, क्रॉस का जो अलग अलग 4 पार्ट है, इसमें हम लोग नीडल रोलर बियरिंग देते हैं, नीडल बियरिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जब भी लगा देते 2 यू शेप योक लगा देते, उसका बाद क्या होता है, ऐसे इन दोनों जोड़ जाता है, तो ये जब घूमता है तो ये भी घूमता है। ठीक है, तो इसका ड्राइंग थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग को मैं पिछला क्लास में भी दिखाया था, फिर भी एक बार आप लोग देख लेना। आप देख सकते हैं यूनिवर्सल कपलिंग का ये एक डायग्राम है। तो इसमें 2 यू शेप का योक है, जिसमें ट्रूनियन क्रॉस आप देख सकते हो। उसमें जब भी मैच करेगा तो इसमें लार्जर एंगल में कितना डिग्री एंगल में, 20 to 30 डिग्री एंगल में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं पॉजिटिवली। तो एंगल भी आप लोग याद रखना, 20 to 30 डिग्री एंगल में पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। ओके, और भी कपलिंग होता है, जैसे स्लिप टाइप कपलिंग होता है। स्लिप टाइप कपलिंग में क्या होता है, सोचो इसमें ये सेल्फ डिसएंगेजिंग होता है। इसको अगर हम लोग एंगेज कर देते तो ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाता है, अलग हो जाता है। कब अलग हो जाता है, जब स्प्रिंग और जॉ रहता है, इसमें एक में स्प्रिंग रहता है और एक में जॉ रहता है। ठीक है, जब स्प्रिंग और जॉ का बीच में जितना फ्रिक्शन जनरेट होता है उससे ज़्यादा अगर
टॉर्क को हम लोग ट्रांसमिट करने जाएंगे तो फिर से आप लोग समझ लेना, ये जो स्प्रिंग और जॉ है इसका बीच में जितना फ्रिक्शन होता है उससे ज़्यादा अगर हम लोग टॉर्क को ट्रांसमिट करने जाएंगे तो तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा। ठीक है, तो स्लिप या सेफ्टी टाइप कपलिंग इसको कहते हैं, स्लिप या सेफ्टी टाइप कपलिंग इसको कहते हैं। प्लेट कपलिंग में क्या करते हैं, कोई भी शाफ्ट है तो दोनों शाफ्ट का एंड को अगर परफेक्टली अलाइनमेंट करना है, परफेक्टली अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग प्लेट कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और क्लैंप कपलिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे लाइनिंग शाफ्ट इन टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल जो मिल होता है, टेक्सटाइल मिल में लाइनिंग शाफ्ट का पर्पस में हम लोग क्लैंप कपलिंग का यूज़ करते हैं, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं, वी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछे गया है। बोला वी ब्लॉक इज अवेलेबल इन ग्रेड्स ऑफ, वी ब्लॉक कितना ग्रेड में अवेलेबल होता है, तो ए और बी में अवेलेबल होता है। ए ब्लॉक का जो होता है प्रिसीजन पर्पस के लिए, टूल रूम के लिए यूज़ होता है, जिसका लेंथ होता है 100 मिलीमीटर। ओके, और ये हाई ग्रेड स्टील से बनता है। और बी ग्रेड का लेंथ होता है 300 मिलीमीटर, जो क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन से बनता है, जो जनरली वर्कशॉप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो वी ब्लॉक टोटल 4 टाइप का होता है। इसमें होता है सिंगल लेवल, सोचिए ऐसा एक वी ब्लॉक होता है, ठीक है, ऐसा एक वी ब्लॉक होता है। तो आप लोगों को जानना चाहिए कौन सा लेवल होता है, कौन सा ग्रूव होता है। तो ए जो होता है इसको बोलते हैं लेवल और इसको बोलते हैं ग्रूव, ठीक है। तो ये कौन सा वी ब्लॉक है, ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव, तो ये तो ग्रूव हो रहा है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। ऐसे अगर आप लोग का रहता, सोचो ऐसे अगर एक ग्रूव फिर 2 ग्रूव, उसका बाद अगर ऐसे रहता है एक ग्रूव 2 ग्रूव, ठीक है, और एक लेवल रहता है, मतलब क्या, सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक होता है। ओके, और एक होता है डबल लेवल, मतलब दोनों तरफ से लेवल रहता है और सिंगल ग्रूव रहता है, ठीक है, ऐसे सिंगल ग्रूव रहता है, तो इधर डबल लेवल सिंगल ग्रूव होता है। और एक होता है मैच पेयर वी ब्लॉक। तो मैच पेयर वी ब्लॉक में क्या होता है, इसमें एक पेयर में, एक जोड़ में, मतलब 2 हम लोग वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हो तो ये जुड़वा मिलता है। तो इसका जुड़वा मतलब क्या है, इसका सेम साइज होता है, सेम ग्रेड ऑफ एक्यूरेसी होता है। तो दोनों का हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो इसको हम लोग नंबरिंग या कोई भी हम लोग लेटर से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। कोई भी सोचो मैचिंग टेबल में लार्ज जॉब है, लार्ज जॉब को अगर पैरेलल हम लोग को होल्ड करना है मैचिंग टेबल में, तब हम लोग मैच पेयर वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आप देख सकते हैं, बोला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसपी थ्रेड। बीएसपी थ्रेड का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएसपी थ्रेड का फुल फॉर्म होता है बीटी स्टैंडर्ड 5 थ्रेड, जिसका एंगल होता है 55 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया है। और ये जो एक्सटर्नल बीएसपी थ्रेड होता है, एक्सटर्नल जो बीटी स्टैंडर्ड 5 थ्रेड होता है वो टेपा थ्रेड होता है, और इंटरनली वो पैरेलल होता है। जो पाइप में जो थ्रेड होता है इंटरनल थ्रेड वो पैरेलल होता है, अगर एक्सटर्नल थ्रेड होता है पाइप में वो थोड़ा सा टेपर रहता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन आता है इंटरनल एक्सटर्नल पाइप थ्रेड में टेपर रहता है, तब हो जाता है एक्सटर्नल पाइप थ्रेड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, बोला है डैश इज ए सेमी सर्कुलर डिस्क, एक सेमी सर्कुलर डिस्क जैसा होता है एंड फिट्स इनटू ए सर्कुलर रिसेस इन द शाफ्ट। कोई भी एक शाफ्ट है, सोचो इस टाइप का एक शाफ्ट है जिसका बीच में एक सर्कुलर एक होल है, तो इस होल का बीच में अगर सेमी सर्कुलर कोई भी एक डिस्क को लगाना है तो ये क्या होता है, कौन सा की होता है, ये होता है वुडरफ की। क्योंकि जानते हैं वुडरफ की कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, वुडरफ की हम लोग टेपर्ड शाफ्ट में तो यूज़ करते हैं, और हम लोग इसका शेप भी जानते हैं सेमी सर्कुलर होता है। तो ये जब सर्कुलर कोई भी रिसेस मतलब होल है तो उसमें जो सर्कुलर स्लॉट है उसमें तो हम लोग वुडरफ की कोई यूज़ करेंगे ना, तो रिसेस मतलब स्लॉट जैसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का अदर नेम क्या होता है, ये होता है हार्मोफोर्डाइट कैलिपर। तो ये भी आप लोग बोल सकते हैं लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर भी आप बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी सोचो एक जॉब है, जॉब का सिलिंड्रिकल जॉब का अगर सेंटर पोर्शन को निकालना है तो सेंटर पोर्शन को निकालने के लिए हम लोग तो इजीली किसी अगर वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल करते तब हम लोग निकाल सकते उसका सेंटर, लेकिन हम लोग अगर नॉर्मली वर्नियर हाइट गेज नहीं है तो हम लोग जेनी कैलिपर का मदद से बहुत ही इजीली इसका सेंटर पोर्शन को निकाल सकते हैं। तो सोचो ऐसे एक कोई भी सिलिंड्रिकल जॉब है, तो सोचो हम लोग जेनी कैलिपर का इस एक लेग को इधर रखें और ऐसे अगर हम लोग सोचो ड्रॉ कर दिए, फिर इधर से रखने के बाद फिर ऐसे ड्रॉ कर दिए, फिर इधर रखने के बाद ऐसे ड्रॉ कर दिए, फिर इधर रखने के बाद ऐसे ड्रॉ कर दिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ए पॉइंट डायगोनली हम लोग ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद देखो ये जो दोनों लाइन जहाँ पे मैच कर रही है होता है इसका सेंटर पॉइंट, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं।
चेनी कैलिपर का माध्यम से सिलिंड्रिकल जॉ का सेंटर पोर्शन। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहा है, बोला है स्पेल्टर क्या होता है। तो ब्रेजिंग करते टाइम हम लोग स्पेल्टर का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जानते हैं ब्रेजिंग में क्या होता है, ब्रेजिंग में जो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री से ज़्यादा होता है और बेस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे कम होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो सोल्डरिंग करते हैं उसमें जो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री से कम होता है। लेकिन ब्रेजिंग में टेम्परेचर 450 डिग्री से हम लोग ज़्यादा रखते हैं, लेकिन बेस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे कम टेम्परेचर में हम लोग ब्रेज वेल्डिंग या ब्रेजिंग करते हैं। तो स्पेल्टर क्या होता है, इसमें रहता है कॉपर और जिंक, ठीक है। तो 50% कॉपर रहता है, 50% जिंक रहता है। समझ में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते, बोला है क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल मतलब बहु बिंदु काटने वाला उपकरण कौन है। तो सोचो कोई भी एक टूल है जो काटता है उसको कटिंग टूल बोलते हैं। वो अगर कोई भी एक ही पॉइंट से कोई भी मेटल को काटता है तो उसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे लेथ टूल का अगर हम बात करते हैं, या जैसे सेपर मशीन में टूल होता है, तो क्या होता है लेथ मशीन में इस टाइप का टूल होता है ना, तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट से मेटल को काटता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं काउंटर सिंकिंग जो टूल होता है, काउंटर सिंकिंग टूल, या अगर हम लोग बात करते हैं ग्राइंडिंग व्हील, तो इसमें क्या होता है बहुत अलग अलग टीथ होता है, अलग अलग पॉइंट होता है। तो सभी पॉइंट या सभी टीथ से वो क्या मेटल को काटते हैं। और काउंटर संक जो टूल होता है, काउंटर संक टूल में भी सब अलग अलग उसका कटिंग एज होता है, तो सभी एज से काटता है। मतलब वो अलग अलग पॉइंट से, मतलब बहुत सारा पॉइंट से वो मेटल को काटता है, इसीलिए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ओके, और जो एक ही पॉइंट से काटते हैं मेटल को उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम लोग लेथ मशीन में यूज़ करते हैं, स्लॉटर सेपर मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल होता है जैसे रिमर होता है, इसका बाद फाइल होता है, इसका बाद ग्राइंडिंग व्हील होता है। ओके, तो ये सब कुछ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम, जैसे मिलिंग कटर होता है वो भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। अगर एंड कटिंग टूल बोलता है, एंड कटिंग टूल का एग्जाम क्या हो जाता है, ड्रिल हो जाता। कभी कभी एंड कटिंग टूल का एग्जाम्पल पूछता तब ड्रिल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी सोचो जगह में दे दिया मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और ऑप्शन में सब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ऑप्शन है, और अगर उधर ड्रिल का भी ऑप्शन दे दिया तब ड्रिल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बोरिंग टूल जो होता है, बोरिंग टूल भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। समझ में आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बोला गिल्बो शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड। गिल्बो शेयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन शेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फीलर गेज इज ए टूल यूज टू मेजर। ए फीलर गेज एक टूल होता है, एक किस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। सोचो कोई भी दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट को हम लोग ऐसे रख दिए हैं, तो ऐसे रखने के बाद इन दोनों कंपोनेंट का बीच में कितना गैप है, ये जो गैप है इसको मेजरमेंट, ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो गैप बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, दो मिलने वाला पार्ट्स का बीच में जो गैप होता है, या कभी कभी बोलता है कि बियरिंग का क्लियरेंस को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फीलर गेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका जो ब्लेड का लेंथ होता है 100 मिलीमीटर होता है। ओके, इसका साइज कितना होता है, 0.03 मिलीमीटर से इसका साइज स्टार्ट होता है। ओके, और कितना तक इसका रेंज होता है, 0.03 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक इसका रेंज होता है फीलर गेज का। और इसका एक एक स्टेप कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर होता है। अगर सोचो 0.03 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका बाद क्या हो जाएगा 0.04, उसका 0.05, ऐसे 0.01 स्टेप करके बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, फीलर गेज का ब्लेड का लेंथ कितना होता है, तो वो होता है 100 मिलीमीटर। ठीक है, एक एक लेंथ होता है फीलर गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 41 नंबर का क्वेश्चन में बोला है, आप लोग देख सकते हैं, द बॉडी ऑफ ए थ्री चक हैज़ 3 ओपनिंग डैश अपार्ट टू एन असेंबली या असेंबल द जॉ एंड ऑपरेट देम। तो 3 चक होता है, इसमें तो टोटल जो चक होता है इसमें तो टोटली परिधि बराबर रहता है, तो इसमें 3 जा होता है जस्ट, तो इसमें तो टोटल जो परिधि होता है उसमें मतलब टोटल 360 डिग्री, और 3 जॉ अगर रहेगा तो टोटल कितना डिग्री अपार्ट में रहता है, कितना डिग्री दूरी में रहता है, एक जा दूसरा जा का साथ 120 डिग्री एंगल में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर 4 जा चक में बोलता तो वो भी तो सर्कुलर होता है, तो इसमें परिधि बराबर 360 डिग्री होता है, तो एक जॉ कितना डिग्री एंगल में रहता है, तो इसमें 4 जॉ होता है, इसीलिए डिवाइड करने के बाद 90 हो जाएगा। तो एक जॉ दूसरा जॉ से
90 डिग्री एंगल में रहता है। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा रहा है, नंबर 42 का क्वेश्चन बोला है द प्रोटेक्टर हेड इन ए कॉम्बिनेशन सेट मेजर्स एंगल विथ एन एक्यूरेसी ऑफ अबाउट। जो कॉम्बिनेशन सेट होता है उसका मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लेआउट पर्पस के लिए मतलब मार्किंग पर्पस में यूज़ करते हैं, या कोई भी जॉब का डायमेंशन मेज़र करते हैं, या कोई भी डायमेंशन का जॉब का डायमेंशन को हम लोग चेक करते टाइम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका 3-4 पार्ट होता है। क्या होता है, सबसे पहले होता है कॉम्बिनेशन हेड का सबसे पहला पार्ट होता है प्रोटेक्टर हेड, उसका बाद होता है स्क्वायर हेड, और थर्ड होता है सेंटर हेड, और चौथा होता है स्टील रूल। ठीक है, तो स्टील रूल तो बीच में रहता है, समझ में आ गया। इसका राइट साइड में जो रहता है उसको सेंटर हेड बोलते हैं, और इसका लेफ्ट साइड में जो रहता है उसको कहते हैं स्क्वायर हेड, और इसका बीच में जो रहता है उसको कहते हैं प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड को हम लोग रोटेट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग रोटेट जब भी कर सकते हैं, इसका एक्यूरेसी कितना होता है 1 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है द प्रोटेक्टर हेड इन ए कॉम्बिनेशन सेट मेजर्स एंगल विथ एन एक्यूरेसी ऑफ। तो कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसका एक्यूरेसी होता है, लिस्ट काउंट होता है 1 डिग्री। ठीक है, तो इसका बाद अगर आप लोग जानते हैं जो स्क्वायर हेड होता है जो लेफ्ट साइड में रहता है, तो वो जॉब को 90 डिग्री में दो ही एंगल मेजर कर सकते हैं, 90 डिग्री और 45 डिग्री, तो दोनों ही एंगल मेजर कर सकते हैं कोई भी जॉब का। ठीक है, और जो सेंटर हेड इसमें रहता है, सेंटर हेड क्या करता है, कोई भी सिलिंड्रिकल जॉब का सेंटर पोर्शन को निकालता है। समझ में आ गया है। और ये जो प्रोटेक्टर हेड होता है, प्रोटेक्टर हेड में हम लोग 1 डिग्री एक्यूरेसी में जॉब का एंगल को मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछे जा रहा है, बोला था डिफेक्ट्स व्हिच रिजल्ट इन द मिसमैचिंग ऑफ टॉप एंड बॉटम प्लेट्स ऑफ कास्टिंग आर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आप लोगों को पहले ही बोल दिया हूँ कि अगर आप लोग कास्टिंग मोल्डिंग का क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आप लोगों के लिए काट ऑफ में आप लोग कभी भी नहीं आ पाएंगे। ये भी एक क्वेश्चन कास्टिंग डिफेक्ट से पूछे गया है, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन सेल का पेपर में नहीं था, एक नया क्वेश्चन है जो कास्टिंग डिफेक्ट में आप लोग को साफ साफ मैंने बता दिया था। सोचो, जो टॉप पार्ट होता है कास्टिंग करते टाइम, टॉप पार्ट को क्या कहते हैं, कोप कहते हैं, और नीचे पार्ट को कहते हैं ड्रैग। तो ड्रैग सोचो ऐसे है और कोप सोचो ऐसे है, मतलब बोला है जो मिस मैचिंग ऑफ द टॉप एंड बॉटम प्लेट, कोप और ड्रैग अगर ठीक ठाक मैचिंग नहीं करेंगे, सोचो एक को ऐसे रखा है और दूसरे को ऐसे रखा है, तो ये जो प्रोडक्ट जिस टाइप का बनेगा तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट को हम लोग को एक्चुअली इस टाइप का बनाना चाहिए था ना, टोटली स्क्वायर बनाना चाहिए था। तो ये क्या होता है, ये टॉप पार्ट मतलब कोप पार्ट ड्रैग पार्ट से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए ये क्या होता है, मिसमैच हो जाता है। ये प्रॉब्लम को या डिफेक्ट को हम लोग शिफ्ट कहते हैं। स्वेल किसको कहते हैं, मिस रन किसको कहते हैं, हॉट टीयर किसको कहते हैं, ये भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कास्टिंग मोल्डिंग का वीडियो आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने सारा क्वेश्चन कास्टिंग मोल्डिंग से पूछे गए हैं। बोला स्क्राइबर आर यूज्ड फॉर मार्किंग ऑन। स्क्राइबर यूज होता है किसका ऊपर मार्किंग करने के लिए, तो हाइलम और बैकलाइट जो बोर्ड होता है उसके ऊपर मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्क्राइबर किस मटेरियल से बनता है, हाई कार्बन स्टील से बनता है। ओके, और इसका एंगल होता है 12 to 15 डिग्री, और इसका जो बड़ा वर्जन होता है जो सीट मेटल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको स्क्रैच आउल कहते हैं, जिसका एंगल होता है 15 to 20 डिग्री। ओके, तो हाइलम या बैकलाइट जो बोर्ड होता है उसके ऊपर मार्किंग करने के लिए हम लोग स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है द एब्रेसिव लेटर डी इन ए ग्राइंडिंग व्हील इंडिकेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन मैं बहुत बार आप लोग के साथ शेयर किया हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास को फॉलो करते हैं, जो भी थ्योरी क्लास मैंने प्रोवाइड करता हूँ, जैसे रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं क्लियर किया हूँ, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करते रहूँगा, जैसे टीग वेल्डिंग, मीग वेल्डिंग, अब लोग का दिमाग में नहीं आता। इसका बाद ECM, EDM, इलेक्ट्रोकेमिकल मैशनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मैशनिंग, और भी है जैसे कास्टिंग है, मोल्डिंग है, बाकी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे अल्ट्रासोनिक मैशनिंग, प्लाज्मा, आर्क कटिंग, सब धीरे धीरे मैं कवर करूँगा। तो आप लोग जस्ट सपोर्ट करते रहना, आप लोग को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप लोग को ईच एंड एवरी वीडियो देखना पड़ेगा अगर कोई भी आप लोग टेक्निकल एग्जाम देने जाते हैं। तो डी का मतलब हम लोग किसको डिनोट करते हैं, कोई भी एब्रेसिव, तो डायमंड का हम लोग डिनोट करते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। Al2O3 होता है, अगर C या SiC देता तब सिलिकॉन कार्बाइड हो जाता। क्यूबिक ब्रोन नाइट्राइट को या हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक ब्रोन नाइट्राइट को हम लोग CBN कहते हैं। ओके, डायमंड का बाद सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल होता है CBN। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा रहा है, बोला व्हिच टाइप ऑफ स्क्रैपर इज सुटेबल फॉर रिमूविंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ चिप।
तो ये भी क्वेश्चन सेल का एग्जाम का जो पेपर था उसमें मैंने डिस्कस कर दिया हूँ कौन सा स्क्रैपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लार्ज क्वांटिटी चिप को निकालने के लिए। तो ये होता है फ्लैट स्क्रैपर, ठीक है। या बोलेगा फ्लैट सरफेस से स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग फ्लैट स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सोचो बियरिंग है, स्मॉल बियरिंग में अगर हम लोग को या कार्व सरफेस उधर हम लोग को स्क्रैपिंग करना पड़ता तो उधर हम लोग हाफ राउंड स्क्रैपर यूज़ करते हैं। कोई भी लार्ज बियरिंग या लार्ज कार्व होता है उसमें अगर हम लोग को स्क्रैपिंग करना पड़ता तो बुल्लो स्क्रैपर। अगर कोई भी सोचो स्मॉल होल है, उस स्मॉल होल में हम लोगों को फिनिशिंग करना पड़ेगा या डिवरिंग करना पड़ेगा, अगर छोटा छोटा बार से उसको हटाना पड़ेगा तब 3 स्क्वायर स्क्रैपर या ट्राइंगुलर स्क्रैपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हुक स्क्रैपर का क्वेश्चन आता है तो हुक स्क्रैपर हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, सोचो कोई भी एक ऐसे मेटल प्लेट है, ठीक है, मेटल प्लेट है, ऐसे फ्लैट एक जॉब है, तो इसमें अगर सेंटर पोर्शन में हम लोग को स्क्रैपिंग करने का ज़रूरत है तो सेंटर पोर्शन में अगर हम लोग स्क्रैपिंग करने जाएंगे तो फ्लैट स्क्रैपर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये तो टोटली फ्लैट होता है, तो इस सिर्फ सेंटर पोर्शन को स्क्रैपिंग नहीं करेंगे, टोटल ऑल ओवर जो जॉब इसको स्क्रैपिंग करेंगे। तो सिर्फ सेंटर पोर्शन को स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग कौन सा स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं, हुक स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। तो हुक स्क्रैपर जनरली क्या होता है, इसका जो एक्सिस होता है इसका साथ 90 डिग्री में एंगल, मतलब उसका हुक जैसा होता है जो 90 डिग्री में वो रहता है, हुक 90 डिग्री में रहता है, ठीक है। हुक स्क्रैपर यूज़ करके हम लोग कोई भी फ्लैट सरफेस का सेंटर पोर्शन को हम लोग स्क्रैपिंग कर सकते हैं। ओके, इतना अच्छा से मैं आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट नहीं रहेगा। बोला ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रोंज और ब्रास से 1-2 क्वेश्चन तो आप लोग का हार्ड एग्जाम में आता है। ब्रोंज होता है कॉपर और टीन का एलॉय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड नेवर बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश क्लास बी फायर। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन का साथ और भी 10-15 क्वेश्चन बता देता हूँ। मैं जब आप लोगों को क्वेश्चन आता है लिक्विफाइड जो भी मटेरियल होता है या लिक्विफाइड जो भी मटेरियल होता है उधर से अगर आग लगता है तो कौन सा हम लोग कैटेगरी के अंदर आग को लेते हैं, तो होता है क्लास बी फायर के अंदर। उसमें मैं आप लोग को बता दिया था क्लास बी फायर में फायर एक्सटिंग्विशर के हिसाब से हम लोग फोम, ड्राई पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी वाटर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छे से सुने होंगे तो उसका राइट आंसर आप लोग दे पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, तो इन ए वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर 23 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वली डिवाइडेड इनटू डैश वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार डिस्कशन किया हूँ। 23 मेन स्केल का साथ 12 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करता है वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर में। ओके, जिसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अगर आप लोग का क्वेश्चन आता है ये तो एक वर्नियर जो लाइन होता है उसका आप बोल सकते हैं जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 5 मिनट। अगर बोलते हैं मेन स्केल जो डिवीजन होता है जो वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1 डिग्री होता है। ओके, एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू होता है 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला इन ए थ्रीजर चक में क्या होता है, इसमें हम लोग सिर्फ सिलिंड्रिकल और हेक्सागोनल जॉब को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर जो भी वर्कपीस होता है उसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं। इसका थ्रीजर चक होता है जिसको हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक बोलते हैं। इसका अगर एक ही जॉक हम लोग घुमाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर हो जाता है और बाकी 2 चक भी ये घूमते रहता है। ओके, समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रिक सर्किल इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो फोर्जर चक होता है उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रेगुलर और इरेगुलर जॉब को होल्ड करने के लिए फोर्जर चक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसेंट्रिक टर्निंग के लिए भी हम लोग फोर्जर चक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से कितना सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया ये भी आप लोग देख लेना। तो ये था आप लोग का टोटल पेपर डिस्कशन। अभी आप लोग बताना पेपर में आप लोग को कितना सीखने को मिला है। अगर पेपर डिस्कशन पसंद है तो लाइक कमेंट वीडियो को जरूर करना, क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट बहुत कम करते हैं। पहले तो आप लोग बहुत करते थे, अभी भी आप लोग लाइक कमेंट कीजिए। लाइक जितना करेंगे उतना हमको अच्छा लगेगा और भी मोटिवेशन मिलेगा। तो ये आप लोग प्लीज़ उतना सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।